नमस्कार दोस्तों, करियर फाउंडेशन में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग आज के लेक्चर में बात करेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में, है ना। और हम लोग देखेंगे कि मौर्योत्तर काल में कौन कौन से वंश पढ़ना है, कौन कौन से बातों को ध्यान में रखना है। ध्यान दीजिए, मौर्योत्तर काल में बेसिकली अगर आप देखें यहाँ पर बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मौर्योत्तर काल। अच्छा, मौर्योत्तर काल, सबसे पहला सवाल आपके मन में होगा कि सर मौर्योत्तर काल कहते किसको है ना। तो मौर्योत्तर काल मौर्य वंश के बाद जो समय रहा है और गुप्त वंश के पहले का जो समय है उसी को मौर्योत्तर काल कहते हैं। हर एक चीज को मैं कंसेप्चुअली समझाऊंगा, ये कोई डिफिकल्ट शब्द नहीं है ना। मौर्योत्तर काल में देखिए बेसिकली दो चीजों को ध्यान में रखना होता है। एक, भारतीय शासक, क्या पढ़ना है, भारतीय शासक, और दूसरा हमें विदेशी शासक के बारे में पढ़ना है। अब विदेशी शासक कहेंगे तो कि सर विदेशी शासक तो हमने पहले भी पढ़ लिया मौर्यों के बाद पहले, तो सही बात है, मौर्यों के पहले हम लोगों ने विदेशी शासकों के बारे में पढ़ा था, विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़ा था। लेकिन मौर्य वंश की स्थापना के बाद कई वर्षों तक मौर्य ने भारत पर शासन किया, और जैसे ही मौर्यों का पतन हो गया या पतन के कगार पर जाने लगा, वैसे ही भारतीय शासक जो है विभिन्न क्षेत्रों में, दक्षिण भारत हो, उत्तर भारत हो, मध्य भारत हो, ये विभिन्न क्षेत्रों में क्या करने लगे, अपना शक्ति बढ़ाने लगा और अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगा, है ना। और मैं एकदम एक चीज कंफर्म बताता हूं आपको कि जो मौर्योत्तर काल या गुप्तोत्तर काल या पूर्व मध्यकालीन का समय होता है, वहाँ के बारे में पुस्तकों में भी बहुत कम जानकारी मिलती है, और विद्यार्थी भी इस चीज़ को पढ़ने में दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। दिक्कत क्या होती है कि विद्यार्थी दिलचस्पी नहीं दिखाती है, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन सेट करने वाले होते हैं उनका दिलचस्पी जगता है कि भाई मौर्योत्तर काल से ले लीजिए, संगम काल से ले लीजिए, गुप्तोत्तर काल से ले लीजिए, है ना, या पूर्व मध्यकालीन भारत से सवाल ले लीजिए। तो वहाँ पर लोगों को लगता है यार ये मंगल ग्रह से क्या क्वेश्चन सेट करके हमारे लिए मंगवाया है। नहीं, मंगल ग्रह से नहीं, इसी ग्रह के लोग क्वेश्चन को सेट करते हैं। दिक्कत होता है कि आप पढ़ते समय मंगल ग्रह के व्यक्ति बन गए थे, जिसके चलते इन क्षेत्रों को आपने नहीं पढ़ा, सीधे मौर्य काल पढ़ा, फिर गुप्त काल पढ़ा, उसके बाद हर्षवर्धन पढ़े, और हर्षवर्धन से सीधे हमें लगता है कि आप लोग अरब आक्रमण, गजनी, गौरी और उसके बाद दिल्ली सल्तनत पढ़ना शुरू कर देते होंगे। तो दिक्कत यहीं पर आती है, और क्यों ना हो ऐसा, विद्यार्थियों को इन पोर्शन में समझने में भी मज़ा आता है, थोड़ा रोचक लगता है उनको, लेकिन जो बीच बीच का पोर्शन बच जाता है उसे लोग नहीं पढ़ते हैं ना। तो हम कोशिश करेंगे कि उन्हीं चीज़ों को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाए, आपके अंदर वो दिलचस्पी जग जाए। अब देखिए, बस केवल बातों को ध्यान से सुनते जाइए, है ना। कहता है भारतीय शासक और एक तरफ है विदेशी शासक। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो विदेशी शासक हुए, पहले विदेशी शासक हुए वो आक्रमण करने की दृष्टि से भारत पर आए, भारत को लूटने की दृष्टि से आए। लेकिन मौर्योत्तर काल में कुछ ऐसे विदेशी शासक आए कि भारतीय राज्य को अपने अधीन में करके वहां पर शासन करना शुरू कर दिया। क्या किया, शासन करना जो है वो शुरू कर दिया। अब भारतीय शासकों, भारतीय नरेशों में सबसे पहले अगर बात किया जाए, ये तो टाइमलाइन याद होना चाहिए, क्रोनोलॉजी याद होना चाहिए, है ना। सबसे अगर हम बात करें पहले की, तो यहां पर सुंग वंश की बात करेंगे। किसका, सुंग वंश की बात करेंगे। ओके, तो एक तो ये समझ में आ गया कि पहला जो हम लोग पढ़ेंगे भारतीय शासक के अधीन वो होगा सुंग वंश। उसके बाद दूसरा जो शासक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो होगा कन्नौ। कौन होगा, कन्नौ वंश। ध्यान रखिएगा, कन्नौ वंश। तीसरा जो होगा, क्या होगा, तीसरा सातवाहन। सातवाहन का नाम सुने होंगे, है ना, सातवाहन कभी कभी सजाने के लिए आ जाते हैं। और चौथा जो होगा, हम लोग इसी में जो चौथा पढ़ेंगे वो हमारा क्या होगा, चौथा चेदी वंश। क्या होगा, चेदी। राजा खारवेल का नाम सुने हैं, चेदी वंश, ठीक है। तो चेदी वंश हो गया, ये हमारे भारतीय शासक थे।
ठीक है। मौर्य वंश के बाद, मौर्यों के पतन के बाद भारत में भारतीय राजवंशों ने जो शासन किया वो ये लोग थे, ठीक है। शुंग वंश उत्तर भारत में, सातवाहन देखेंगे ये दक्षिण भारत के हुए, कौन सा, दक्षिण भारत में, ठीक है, दक्षिण भारत के हुए। तो दक्षिण भारत में ये लोगों ने शासन किया। चेदी कलिंग उड़ीसा वाला एरिया में चेदी वो लोग जो है शासन करते हैं। कन्नौज उसी के आसपास के क्षेत्रों में शासन करते हैं। अब एक तो क्लियर हो गया भाई कि भारतीय शासक मौर्योत्तर काल में कौन कौन से बेसिकली आए शक्ति में, तो शुंग वंश आए, कन्नौज वंश आए, सातवाहन वंश आए और चेदी वंश आया। ये 4 वंश बेसिकली आए। अब इसके बाद ध्यान रखिए कि जो विदेशी शासक पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें से पहला हमारा इंडो ग्रीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला इंडो ग्रीक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, है ना, इंडो ग्रीक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए पहला तो इंडो ग्रीक के बारे में बात करेंगे। दूसरा शक है, दूसरा शक, तीसरा पार्थियन, क्या होगा, पार्थियन, और चौथा कुषाण हो जाएगा। क्या होगा, कुषाण, ठीक है, कुषाण। अब देखिए कहीं कहीं पुस्तकों में आपको यह भी मिला होगा इंडो ग्रीक को पल्लव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पल्लव, है ना। तो पल्लव वंश भी कहा जाता है। एक पल्लव वंश दूसरा है, पल्लव वंश, ध्यान रखिए पल्लव और पल्लव में बहुत अंतर है। ज्यादातर लोग इसको जानकर के कंफ्यूजन करते हैं क्योंकि समझ नहीं पाते हैं। पल्लव ये इंडो ग्रीक होते हैं, है ना। या तो सत्यपुत केरला थे और यहां पर चोल था, कौन था, चोल। और ये वाला आप देखेंगे पांड्य पल्लव जो है, तो पल्लव एक अलग है, पल्लव डायनेस्टी अलग है भारतीय सुदूर दक्षिण का, और पल्लव ये अलग है, ये अलग है, इसको इंडो ग्रीक कहते हैं। इसलिए हम ज्यादातर इसे इंडो ग्रीक समझाते हैं ताकि लोग कंफ्यूजन ना करें। अब ये चीज समझिए, हमने तो मोटा मोटी डायग्राम समझे, एक क्लास के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, एक क्लास के माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे और दूसरे लेक्चर के माध्यम से इसको समझेंगे। एक बार पूरी समझने में बहुत कठिनाई हो जाएगी। कठिनाई मुझे पढ़ाने में कठिनाई नहीं होगी, आपको समझने में कठिनाई होगी, क्योंकि सारा बात जो है होच पोच हो जाएगा, इधर के बात उधर और उधर के बात इधर हो जाएंगे, है ना। अब देखिए जैसे शुंग डायनेस्टी की बात की है, ठीक है, और मौर्योत्तर काल की बात की है। तो मौर्योत्तर काल की अगर हम बात करें तो यहां आपको हम समझा रहे थे, इस चीज को समझिए, बहुत आसान तरीके से समझिएगा, है ना। यहां लेते हैं मौर्य काल, क्या लेते हैं, मौर्य काल, ठीक है, एक सेंटर हो गया। और यहां ले लीजिए गुप्त काल, क्या कीजिए, गुप्त काल, है ना। चलिए ये सेंटर हो गया। यहां लीजिए हर्षवर्धन या वर्धन वंश, क्या कीजिए, वर्धन वंश। मैं आज आपको क्रोनोलॉजी ही समझा देता हूं क्या होता है। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासन काल रहा है, मौर्य काल, गुप्त काल और वर्धन काल, ठीक है। ये 7वीं शताब्दी में, कैवीं, 7वीं, छठी कर लेते हैं इसको, सबसे अच्छा 6ठी शताब्दी में, है ना। और ये 6ठी शताब्दी ईस्वी में, और ये चौथी, ठीक है, 4ठी शताब्दी ईस्वी में, ये गुप्त काल ईस्वी में है। और ये आप देखेंगे तो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व है, कौन सा है, ईसा पूर्व, ठीक है। यहां देखिए अब हम समझा क्यों रहे हैं, ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए आगे की कड़ी तक, है ना। अब मौर्य काल 185 ईसा पूर्व तक, कितना, 185 ईसा पूर्व तक शासन किया भारत में। और मौर्य डायनेस्टी की स्थापना 321 ईसा पूर्व में, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, हुआ। और ये 150 ईसा पूर्व तक शासन किया, ठीक, ईसा पूर्व तक ये क्या किया, शासन। इसके बाद भारत में विकेंद्रीकरण की स्थिति आ गई। क्या आया, विकेंद्रीकरण की स्थिति जो है भारत में आ गया। अब विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है ये समझाएंगे। फिर यहां पर केंद्रीकरण का स्थिति, प्रशासन में, क्या चीज में, प्रशासन में, है ना। फिर यहां आता है केंद्रीकरण का स्थिति, क्या आता है, केंद्रीकरण। और फिर यहां पर आप देखेंगे विकेंद्रीकरण का स्थिति आता है।
क्या आता है? विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण की स्थिति आ जाता है। ठीक है, फिर वहां कोशिश करता है वर्धन वंश में केंद्रीकरण करने का, मतलब भारतीय समाज को एकजुट करने का, है ना। अब देखिए ये जो कालखंड, यहां केंद्रीकरण, यहां क्या होता है कि जब मौर्य सत्ता अंतिम समय पर चलता है, ठीक है, तो सम्राट अशोक के बाद भी कह ले, सम्राट अशोक के बाद मौर्य डायनेस्टी में कोई ऐसा उत्तराधिकारी नहीं हुआ कि इतने विशाल भूभाग को संभाल सके। क्या कर सके? इतने बड़ी विशाल भूभाग को संभाल सके। अब यहां छोटे छोटे राज्यों का उदय होने लगता है। क्या होने लगता है? छोटे छोटे राज्यों का उदय होने लगता है। केंद्रीकरण का मतलब होता है कि इस भारत में केंद्रीकरण का मतलब होता है कि भारत के छोटे छोटे राज्यों को एक शासन के सूत्र में बांध करके, ठीक है, क्या एक शासन के सूत्र में बांध करके शासन करना। और विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि वही अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजा, ठीक है। तो यहां छोटे छोटे राजा क्या होते हैं? उत्पन्न होने लगते। परिस्थिति क्या होती है? आप देखेंगे कि जैसे ही विकेंद्रीकरण की स्थिति आती है, विदेशियों का आक्रमण, विदेशियों का आक्रमण बड़ा तेजी से होने लगता है, जिसमें से हम अभी आपको बताए 4 विदेशियों के बारे में पढ़ना है, इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन और कुषाण, है ना। तो ये सारे विदेशी भारत पर आक्रमण करते हैं, क्योंकि भारत जो है अब छोटे छोटे राज्यों में बंट चुका होता है। शुंग डायनेस्टी, कण्व डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी, चेती है, वाकटक है और कई छोटे मोटे राज्य वंश आते हैं उस समय में। तो इस समय विदेशियों का भी आक्रमण भारत पर होता है। लेकिन इसी दौरान क्या, इसी दौरान कोई योग्य व्यक्ति, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आप देखें श्रीगुप्त, जो कि शासक हुआ करता, ये सामंत हुआ करता था, है ना, वाकटकों का। और जब ये सामंत था तो सामंत के बाद श्रीगुप्त ने फिर से गुप्त डायनेस्टी की स्थापना की। किसने? श्रीगुप्त ने, ठीक है। अब श्रीगुप्त ने शासन किया, स्थापना किया भारत को, है ना, भारत में स्वतंत्र राज्य की ये स्थापना करने की कोशिश किया। हालांकि गुप्त पढ़ाएंगे, ध्यान रखिएगा, उस समय मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए तो यहां पर, और यहां देखिए यह वाकटकों का शासन था, और ये सामंत अपना क्या करता है, यहां पर श्रीगुप्त अपना स्वतंत्र घोषित करता है, लेकिन ये राजा नहीं बन पाता है, ठीक है। इसके बाद घटोत्कच आता है, उसकी स्थिति कुछ उसी तरह से रहता है। लेकिन जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य आता है, सॉरी चंद्रगुप्त प्रथम, है ना, कौन? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त फर्स्ट जब आता है, जिसको गुप्त डायनेस्टी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है? गुप्त डायनेस्टी का वास्तविक संस्थापक, ठीक है। तो फिर यहां पर केंद्रीकरण का स्थिति उत्पन्न हो जाती है, फिर से छोटे छोटे राज्यों को जीतते हुए एक शासन के सूत्र में बांधने की कोशिश करता है। फिर आगे चल करके यहां विकेंद्रीकरण की स्थिति आती है, और विकेंद्रीकरण की स्थिति आने के बाद आप देखेंगे इसी में एक वर्धन वंश में, है ना, वर्धन वंश में हर्षवर्धन नाम का व्यक्ति होता है, जिसे प्राचीन भारत के अंतिम हिंदू सम्राट भी कुछ विद्वान घोषित करते हैं। ओके, तो वहां से फिर केंद्रीकरण की स्थिति प्रशासन के में शुरू हो जाता है। तो अब मुझे पता है कि आपको समझ में आया होगा कि केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण क्या होता है। अब यहां पर हुआ क्या, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां पर जो गुप्त काल से मौर्य काल के बीच की स्थिति रहती है, इसे विद्वानों ने मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल कहा। क्या कहा? सॉरी, मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल कहा, ठीक है। मौर्योत्तर मतलब मौर्यों के बाद, मौर्योत्तर काल कहा, है ना। अब मौर्योत्तर काल कहां से कहां तक? मौर्य से लेकर के गुप्त वंश के पहले तक। मौर्य सत्ता समाप्त हुआ और गुप्त सत्ता की स्थापना से पहले की जो कालखंड है भारतीय इतिहास में मौर्योत्तर काल। अब गुप्तोत्तर काल समझिए तो वही हाल है कि जो वर्धन वंश से पहले और गुप्त काल के बाद की समय रहा है,
कालखंड रहा है वो क्या कहलाएगा? गुप्तोत्तर काल कहलाएगा। हालांकि गुप्तोत्तर काल में वर्धन वंश को भी कोई कोई विद्वान जो है रख लेते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं धीरे धीरे। पहले सुंग डायनेस्टी पढ़ेंगे, कन्नौज पढ़ेंगे, सातवाहन पढ़ेंगे और चेदी पढ़ के आज के सेशन को क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। जहाँ जरूरत होगी मैं आपको समझाऊंगा, दिमाग में रखने के लिए बोलूँगा, उस बात को रखने का क्या ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। और जहाँ से सवाल पूछने की संभावना होती है मैं उसको भी बता दूंगा कि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं ना। चलिए देखिए, मौर्योत्तर काल। तो मौर्य साम्राज्य के पतन कब होता है? 185 ईसा पूर्व में। कौन शासक रहता है उस समय? बृहद्रथ। मौर्य डायनेस्टी का मगध का राजा बृहद्रथ रहता है, जिसकी हत्या कौन करता है? पुष्यमित्र शुंग करता है। 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया कि बृहद्रथ की हत्या करके और भारत में शुंग डायनेस्टी की स्थापना किया। जिस पर मौर्यों का साम्राज्य बना हुआ था वहां उसकी कब्र खोद दिया और उसी कब्र के ऊपर शुंगों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के दरगाह पर अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। भारत की विघटनकारी स्थिति का लाभ उठा करके विदेशी शासक भी समय समय पर क्या किए? भारत पर आक्रमण किया, जो कि हमने अभी दिखाया है। 4 विदेशियों के बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे, है ना। यही था शुंग, कर्ण, सतवाहन, चेदी वंश, जिसको और एक वाक्टक अलग है, इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन और कुषाण। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है शुंग डायनेस्टी, सतवाहन डायनेस्टी, ठीक है, और कुषाण डायनेस्टी। कुछ शकों का सिक्का मिलता है जिसके चलते शक डायनेस्टी भी, शक वंश भी जो है भारत में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ से सवाल भी कई बार पूछ दिए जाते हैं। तो ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको एनी हाउ आपको क्या करना होगा? समझना होगा। शुंग वंश 185 ईसा पूर्व से लेकर के 75 ईसा पूर्व तक चला। कितने दिनों तक चला? शुंग वंश में जो राजाओं ने शासन किया, ठीक है, वो 185 से लेकर के 175, उसके बाद उसकी सत्ता समाप्त हो गई। क्या हुई? शुंगों की सत्ता समाप्त हो गई। ओके, और इसके बाद वहां पर दूसरे वंश की स्थापना होता है। देखिए, शुंगों की उत्पत्ति के विषय में थोड़ा हम लोग समझे कि आखिर शुंग थे कौन। बहुत कंफ्यूजन में रहा है, बहुत विद्वानों ने इस पर बहुत सारी बातें कही, बहुत सारी इस पर चर्चाएं हुई कि आखिर शुंग थे कौन भाई? क्या मौर्य था, कोई और था? नहीं। तो इससे पहले मैं आपको एक कहानी बताता हूं, उस कहानी को समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। देखिए, सम्राट अशोक जो है 261 ईसा पूर्व के बाद एकदम हूबहू, और बातें रिकॉल होगी, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। बाद कर है मतलब बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षण बढ़ा और 1-2 साल के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया उपगुप्त के माध्यम से। इसके बाद बौद्ध धर्म में जो अहिंसा की बात थी उसका इन्होंने पालन किया। अहिंसा। अब देखिए, राज्य सत्ता तलवार के बल पर क्या सुरक्षित, संवर्धित, विकास, विस्तृत सब कुछ संभव था। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ सम्राट अशोक ने उस चीज को त्याग दिया और त्यागने के बाद वो अलग नीति चलाया। तो सैनिक जो है धीरे धीरे अयोग्य होने लगे, क्योंकि उन्हें न किसी काम में लगाया जा रहा था, न उसके लिए कहीं युद्ध हो रहा था, कहीं प्रैक्टिस कर रहे थे। तो भाई कहता है ना एक कहावत में कि अगर पंछी को पिंजड़े में कुछ दिन के लिए रख दिया जाए तो वो भी उड़ना भूल जाते हैं। क्या करते हैं? उड़ना भूल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर सैनिक हैं तो उनको सैनिक कार्य में कई वर्षों तक नहीं लगाया जाएगा, अब युद्ध अभ्यास नहीं करवाया जाएगा और अचानक से उसे युद्ध में शामिल किया जाए तो क्या ये पॉसिबल है कि वो युद्ध जीत सकता है? इम्पॉसिबल है कि वो जीत सकता है ना। ठीक उसी प्रकार से क्या हुआ कि धीरे धीरे छोटे मोटे राज्य अपने आप में शक्ति विस्तृत किया, सैन्य उभार हुआ और वह स्वतंत्र होने लगे। ये उसी का एक माना जाता है मतलब कि मंत्री था, ठीक है, और वो मंत्री त्रस्त आ चुका था मौर्यों के शासन से, ठीक है, त्रस्त आ चुका था। हालांकि
शुंग डायनेस्टी ब्राह्मणवाद का उत्थान था, ब्राह्मण धर्म का फिर से उत्थान था और बौद्ध धर्म का फिर से यहाँ पर पतन था। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण धर्म का उत्थान था क्योंकि शुंग में से पुष्यमित्र शुंग इतना शक्तिशाली राजा हुआ जो कि ब्राह्मण धर्म के उत्कर्ष को लेकर के फिर से पूरे देश में एक लहर दौड़ पड़ी। ठीक, तो बड़ा विवादित रहा है और विद्वानों ने अंततः उस समय के जो धर्म स्थिति देखे गए कि कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म शिथिल पड़ रहा था, ब्राह्मण धर्म के उदय हो रहा था, तो निश्चित रूप से वो ब्राह्मण ही रहे होंगे, है ना। पुष्यमित्र मौर्य वंशीय था, लेकिन यह तर्क उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि अगर वह मौर्य वंशीय होता तो साम्राज्य का विनाश क्यों करता। सही बात है, कुछ विद्वानों का कहना है कि पुष्यमित्र शुंग जो है वो मौर्य वंशीय था, मौर्य वंश का ही कोई व्यक्ति राजकुमार था, राजघराना से था। लेकिन अगर वो मौर्य वंशीय होता तो फिर मौर्य वंश का विनाश करके वो नए वंश की स्थापना क्यों करता। उसका तो अगर मौर्य में ठीक है सत्ता पाना कोई बात नहीं, राजघराना है, किसी की हत्या करके वो राजगद्दी पर बैठा, लेकिन वंश तो उसका वही चलता, उसमें तो बदलाव नहीं होता। ठीक है, लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि वंश समाप्त और नए वंश की उदय हो रहा है, तो ये बात को सिद्ध करना थोड़ा सा अनपच लगता है कि मौर्य वंशी है और वो शुंग डायनेस्टी की स्थापना। कुछ विद्वानों का कहना है कि वह ईरानी थे या तो और ईरान से संबंध रहा होगा। ठीक है, कुछ विद्वानों का मानना है कि ये ईरानी रहा होगा, शुंग डायनेस्टी के राजा पुष्यमित्र शुंग, और इनका संबंध कहीं ना कहीं ईरान से रहा होगा। ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि शुंगों के नाम में मित्र लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पुष्यमित्र शुंग, अग्रणी मित्र, है ना। तो उनके नामों में आप देखेंगे मित्र लगा हुआ है, और मित्र जो है ईरान में सूर्य देवता के पूजा के लिए प्रचलित था। एक ये तर्क दे रहा है विद्वान कि मित्र जो है शुंगों के नाम में लगा हुआ था और ईरान में सूर्य देवता की जो पूजा था होता था उसको मित्र कहते थे, सूर्य देव को मित्र कहा जाता था। तो कहीं ना कहीं उसका संबंध वहां से तो नहीं है। ठीक, लेकिन ऐसा भी मानना उचित नहीं है एक किसी तर्क को लेकर के। केपी जसवाल का मानना है कि पुष्यमित्र मौर्य वंशीय राजपूत, ठीक है, राजपुरोहित का पुत्र था। बहुत अच्छा, और ज़्यादा उचित यही प्रतीत होता है केपी जसवाल का बात कि जो पुष्यमित्र था वो मौर्य वंश में राजपुरोहित, क्योंकि राजपुरोहित कोई ब्राह्मण ही रहे होंगे ना, तो राजपुरोहित का पुत्र रहा होगा और अशोक के धार्मिक नीति से क्षुब्ध होकर के राजपुरोहित एवं उनके वंशज अलग हो गए। क्या हो गए? पहले राजा घरानों में राजपुरोहित होता था, राजगुरु, राजमाता, इस तरह से बहुत कोई होते थे। तो हो सकता है कि ये ब्राह्मण से बिलोंग करते थे, बौद्ध धर्म का ज़्यादा वर्चस्व हो रहा था, तो वो वहाँ से अलग हो गए और अब कुछ दिन अलग रहे। तो वही कह रहा है केपी जसवाल कि ये अलग हो गए और सेना में नौकरी करने लगे। उसकी सेना में क्या करने लगे? नौकरी करने लगे। अतः शुंग जो है वो ब्राह्मण थे। क्या थे? राजपुरोहित ब्राह्मण थे। लामा तारनाथ शुंगों को ब्राह्मण मानता है, और रोचक बात ये कि शुंगों के काल में ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ। पुष्यमित्र शुंग स्वयं एक कट्टर ब्राह्मण था। तो स्पष्ट हो गया, आपको समझ में आ गया। आपसे पूछेगा कि शुंग डायनेस्टी किस धर्म के कट्टर समर्थक थे या किस धर्म से थे, तो ब्राह्मण धर्म से थे। ठीक है, कौन सा धर्म था? बौद्ध धर्म नहीं, जैन धर्म नहीं, बल्कि ब्राह्मण धर्म था। ठीक, चलिए कुछ हम लोग यहाँ सोर्सेस पढ़ते हैं और इसमें साहित्य सोर्स जो है स्रोत है उसमें से देखेंगे। जैसे पुराण वायु और मत्स्य पुराण एकदम इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, इसको दिमाग में घुसा लीजिएगा। वायु और मत्स्य पुराण में शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग का वर्णन होता है। ठीक है, तो यहाँ आपसे वो नहीं पूछेगा वायु और मत्स्य पुराण में किस वंश की जानकारी मिलती है? शुंग वंश की। किसके? पुष्यमित्र शुंग का। हर्ष चरित्र जो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है उसमें बिरदरथ की चर्चा हुई और
पुष्यमित्र के द्वारा हत्या किया गया, उसके बाद पुष्यमित्र ने कैसे सिंहासन को प्राप्त किया, ये बाणभट्ट अपने हर्षचरित्र में लिखते हैं। सोचिए, बाणभट्ट के लेखक हर्षचरित है और हर्षचरित उस समय की बात करते हैं कि किस प्रकार से शुंगों ने बृहद्रथ की हत्या की और उसके बाद क्या हुआ, शुंग डायनेस्टी की स्थापना किया। पतंजलि का जो महाभाष्य है, ठीक है, इसमें कहता है कि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार का पुरोहित था। क्या था? पुरोहित था। और अवन आक्रमण का चर्चा हुआ। तो आप देखेंगे महाभाष्य के लेखक पतंजलि है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित रहे हैं। कौन रहे हैं? कभी कभी समकालीन पूछता है ना, जैसे बाणभट्ट हमने कहा, बाणभट्ट हर्षचरित्र लिखा, तो इस तरह से कभी कभी आपको समकालीन पूछेगा। सवाल कहाँ से पेचीदा बनाए उसका कोई अता पता नहीं, उसका कोई सीमा नहीं, बस ध्यान में रखते जाना है। गार्गी संहिता है एक, क्या है? गार्गी संहिता। गार्गी संहिता में अवन आक्रमण का उल्लेख हुआ है और ये ज्योतिष ग्रंथ है। क्या है? ज्योतिष ग्रंथ। समझ में आ रहा है बात? अगर आपसे पूछा जाए कि किस पुराण में शुंगों का वर्णन है, तो वायु और मत्स्य में। आपसे पूछा जाए कि पतंजलि के किस पुस्तक, तो महाभाष्य में शुंगों के बारे में जानकारी मिलता है। अगला गार्गी संहिता। गार्गी संहिता कैसा पुस्तक है? ज्योतिष ग्रंथ है, लेकिन यवन आक्रमण का उल्लेख है। अच्छा, हर्षचरित्र में भी शुंगों के बारे में उल्लेख हुआ है। बाणभट्ट जिसको लिखा कि कैसे वो बृहद्रथ की हत्या करता है और किस प्रकार से शुंग डायनेस्टी की स्थापना करता है। मालविका अग्निमित्र कालिदास का बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस ग्रंथ है। और मालविका अग्निमित्र जो नाटक है कालिदास का, इसमें शुंग के राजनीतिक स्थिति को दर्शाता है, राजनीतिक गतिविधियों को दर्शाता है और दिखाता है। मैं बताऊंगा कि कैसे वो विदर्भ पर आक्रमण करता है। मालविका अग्निमित्र का मैं अभी आज आपको कहानी बताऊंगा कि मालविका कौन है और अग्निमित्र कौन है, और इन दोनों की प्रेम गाथा है। और यही प्रेम गाथा में क्या करता है, शुंग डायनेस्टी के बारे में जानकारी देता है। और ये मालविका अग्निमित्र किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास के द्वारा लिखा गया है ना। दिव्यावादन अशोक द्वारा जो 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाने की बात आई, उसमें से कहा जाता है कि अशोक ने 84,000 अगर स्तूपों का निर्माण करवाने की बात आया तो पुष्यमित्र ने उसे तोड़ने का काम किया। हालांकि ये बात कभी कभी असत्य सिद्ध होता है, क्योंकि भरहुत स्तूप जो है भरहुत है ना, भरहुत स्तूप जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में है। और इस स्तूप का निर्माण कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने ही करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने ही करवाया था, जिसकी खोज कनिंघम साहब ने की थी। किसने? कनिंघम साहब ने किया था। देखिए, अब ये सब आपको इस नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, तो आपको लेक्चर में यही सब फायदा होगा। 1873 ईस्वी में भरहुत स्तूप की खोज कनिंघम साहब ने किया था। और इसके बाद ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये स्तूप जो है किसके द्वारा बनवाया गया था? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। ठीक है, हालांकि ये आपको बता दें कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म के कई भिक्षुओं को काट डाला, मतलब मृत्यु घाट उतार डाला। लेकिन कुछ का कहना है कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि जो इनके विरोध में थे, जो बौद्ध भिक्षु इनके विरोध में थे, जो बौद्ध जहाँ पर ज़्यादा बौद्ध वर्चस्व था जिस क्षेत्र में, उस इलाकों की इन्होंने नष्ट करने का काम किया है ना। जो इनको सहयोग नहीं किए उन्हीं को, ऐसा नहीं था कि संपूर्ण बौद्धों को इन्होंने नष्ट करने का काम किया। दूसरा बात, पुरातात्विक अभिलेख मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला, अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख कई बार सवाल पूछे गए हैं कि अयोध्या अभिलेख किसका है। आपसे भी पूछा जाए तो आप जवाब दीजिएगा, पुष्यमित्र शुंग का है। किसका है? अयोध्या अभिलेख जो है पुष्यमित्र शुंग का है। और इस अयोध्या अभिलेख के लिखवाने का काम धनदेव ने किया था। किसने किया था? धनदेव। पुष्यमित्र शुंग का एक राज्यपाल था, धनदेव नाम था,
और इन्होंने ही इस अयोध्या अभिलेख को लिखवाया। इस अयोध्या अभिलेख में किस चीज की चर्चा है? तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो यज्ञ करवाया गया है, क्या यज्ञ करवाया गया है, उसी यज्ञ के बारे में इसमें चर्चा है। बेसनगर का अभिलेख, ठीक है, बेसनगर का अभिलेख यह यवन राजदूत हेलियोडोरस का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यवन राजदूत हेलियोडोरस उसी का है जो कि गरुड़ स्तंभ के ऊपर खुदा हुआ है और इसमें भागवत धर्म की चर्चा है। किसमें? बेसनगर का अभिलेख जो है किसका है? हेलियोडोरस। कहाँ के रहने वाला था? यवन राजदूत था। और इसमें किस धर्म से संबंध रखता है? भागवत धर्म से संबंध रखता है। अच्छा, सवाल आया था कि अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया? ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग भी एक ऐसा शासक था जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक, तो ये दो अभिलेख इंपॉर्टेंट हो गया। भरहुत के बारे में अभी हमने बताया। ठीक है, भरहुत कहाँ है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया? स्वयं पुष्यमित्र शुंग ने, ऐसा मानते हैं। और ये 1873 ईस्वी में खोजा गया था। किसके द्वारा? कनिंघम साहब के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा खोजा गया? कनिंघम साहब के द्वारा। तो ये तीन अभिलेख पुष्यमित्र शुंग या शुंग डायनेस्टी से याद रखिएगा, और वो 4-5 जो आपको साहित्यिक शोध बताए। अब फिर इसके बाद तो कहानी नहीं है। शुंग डायनेस्टी से जो सवाल बनते हैं वही बनते हैं। मालविका अग्निमित्र इंपॉर्टेंट है, वो उसको याद रख लीजिए। देखिए, मौर्य वंश के अंतिम शासक, अब पुष्यमित्र शुंग के बारे में पढ़ते हैं। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग था और शुंग शासकों ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया। कहाँ बनाया? शुंग शासक है ना, शुंग शासक जो है वो राजधानी उसकी विदिशा हुआ करती थी। कहाँ पर? विदिशा। कई बार सवाल यह आए हैं कि विदिशा या शुंगों की राजधानी कहाँ थी। कभी कभी राजधानी से धनदेव का अयोध्या अभिलेख, अभी हमने बताया, धनदेव का अयोध्या अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था, जिसका पुरोहित पतंजलि थे। ठीक है, पतंजलि का पुस्तक महाभाष्य, जिसका पुरोहित कौन था? पतंजलि। पतंजलि पुष्यमित्र के राजपुरोहित होने था और उन्होंने ही उस यज्ञ को संपादित करवाया था। पुष्यमित्र शुंग एक कट्टर ब्राह्मण था। बौद्ध धर्म को से उत्पीड़क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का इतिहास में उत्पीड़क कहा जाता है। किसे? पुष्यमित्र शुंग का। इन्होंने कई बौद्ध विहारों को उजाड़ डाला। क्या क्या? उजाड़ डाला, और कई भिक्षुओं की मृत्यु के घाट उतार डाला। ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान अगर सच पूछा जाए तो फिर से कब हुआ? शुंग काल में हुआ। कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने यह घोषणा किया था कि प्रत्येक बौद्ध के सिर के बदले 1000 स्वर्ण मुद्राएं दिया जाएगा। देखिए, पूरे राज्य में घोषणा करवा दिया कि जो बौद्ध भिक्षु का सर लाएगा उसको स्वयं शासक जो है कितना 100 स्वर्ण मुद्रा, 1000 नहीं, 100 स्वर्ण मुद्रा जो है स्वयं अपने हाथों से देगा। इसका मतलब ये जो अध्यादेश जारी किया या ये घोषणा जो हुआ, इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं जरूर ये कट्टर बना होगा, है ना। बौद्ध ग्रंथ यह स्वीकार करता है कि उसका धर्म विरोध किसी धार्मिक भावना के कारण नहीं बल्कि व्यक्तिगत ऐश्वर्य के नियमित ही अधिकार था। देखिए, अब इतना कट्टर होने के बावजूद भी बौद्ध ग्रंथ इसकी प्रशंसा कर रहा है और कहता है कि ऐसा नहीं था कि वो धार्मिक भावना में बह कर के बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी, बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया, बौद्ध स्तूपों को नष्ट कर दिया, बल्कि वो व्यक्तिगत भावना से ग्रसित था। मतलब कि हमने कहा ना कि बौद्ध जहाँ के बौद्ध भिक्षुओं ने या बौद्ध राज्यों ने उनका सहयोग नहीं किया, इस प्रकार से उन्होंने उसके साथ व्यवहार किया था। इतना होते हुए भी उन्होंने कुछ कार्य से पता चलता है कि बौद्ध के प्रति उदार नीति अपनाया। जैसे देखिए, बौद्ध मंत्रियों को नौकरी से नहीं निकाला,
अगर ऐसा बात था, बौद्धों के इतना कट्टर था पुष्यमित्र शुंग, तो अपने राज्य दरबार में जो बौद्ध मंत्री या ऊंचे ऊंचे पद पर बौद्ध लोग थे उनको तो हटा देते ना, उनको तो सबसे पहले वही कत्ल करवा देता। लेकिन इसके शासन काल में भी क्या बौद्ध भी जो लोग थे वो ऊंचे ऊंचे पदों पर थे, शासन में थे, ठीक है। भरहुत और सांची का स्तूप का निर्माण भी पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि बौद्ध के प्रति एक कट्टर व्यक्ति था, धर्मांध था बौद्धों के लिए? नहीं, वो कुछ व्यक्तिगत उसके कारण थे जिसके चलते उस प्रकार के नीति को अपनाया। अब साम्राज्य विस्तार की हम लोग बात कर ले तो अवंती राज्य में स्थित विदिशा नगर, कहाँ? विदिशा नगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया और यहाँ पर अग्निमित्र को उपराजा नियुक्त किया। बहुत इंपॉर्टेंट है अग्निमित्र। अग्निमित्र राजा बनने से पहले कहाँ के गवर्नर था? तो भाई अवंती का, है ना, विदिशा का। अवंती नहीं समझ में आएगा, ये याद रखिएगा, हो सकता है ऑप्शन में अवंती ना दे, विदिशा नगर देगा। तो अग्निमित्र जो है वो राजा बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था? विदिशा। जैसे आपसे पूछे कि अशोक राजा बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था, तो आपका जवाब क्या होगा? उज्जैन का था, है ना। कहाँ का था? उज्जैन का था। उसी प्रकार से अब विदर्भ से संघर्ष इसका चला। कहां से चला? विदर्भ से संघर्ष चला। और ये विदर्भ से संघर्ष चलने का जो मुख्य स्रोत माना जाता है जानकारी का, वो है मालविका अग्निमित्र। क्या है? मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्र, ये जो है मालविका अग्निमित्र, इसी से पता चलता है कि विदर्भ से संघर्ष हुआ और उस संघर्ष के बारे में किस प्रकार से शुंगों ने उस पर विजय प्राप्त किया। ठीक, देखिए, विदर्भ का शासक यज्ञसेन था और ये जिस प्रकार से पुष्यमित्र शुंग था उसी प्रकार से मौर्य डायनेस्टी में अपना स्थान रखता था यज्ञसेन। ठीक है, क्योंकि उस समय विदर्भ मौर्य डायनेस्टी के अंतर्गत आता था और इनको आज भी विश्वास था कि पुष्यमित्र शुंग ने बहुत गलत काम किया है। ठीक है, इन्होंने राजा को मार करके जो नए वंश की स्थापना की है, इसलिए विदर्भ ऐसा राज्य था कि शुंगों की सत्ता स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं था। ये मानता ही नहीं था कि तुम शासक हो वहां का, तुम तो छलवा हो, है ना। तो विदर्भ से स्वाभाविक है क्या? संघर्ष होना। पहली बात ध्यान रखिएगा, यज्ञसेन वहां का शासक था और मगध के कमजोरी का लाभ उठा करके ये भी स्वतंत्र हो गया। जैसे शुंग डायनेस्टी ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की, उसी प्रकार से विदर्भ ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। मालविका अग्निमित्र जो कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसी से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग के आदेश पर अग्निमित्र ने यज्ञसेन पर आक्रमण किया और उसे परास्त कर दिया। ठीक है, अग्निमित्र जो है पुष्यमित्र शुंग का बेटा था और उन्होंने क्या किया कि विदर्भ पर आक्रमण किया, यज्ञसेन पर आक्रमण किया और अग्निसेन पराजित हुआ। अग्निसेन के पराजित होने के बाद जो है क्या कहता है कि विदर्भ को 2 भागों में बांट दिया गया था। ठीक, ध्यान रखिए। अब हम बताते हैं, उस बात को समझिए। थोड़ा सा मालविका अग्निमित्र की कहानी बता देते हैं ताकि आपको बड़ा मजा आ जाए और ये कहानी के माध्यम से शुंग डायनेस्टी के साम्राज्य विस्तार के बारे में भी समझ जाए। हमारे पास एक नाम आया है मालविका अग्निमित्र, है ना। तो मालविका कौन थी? ये माधव, ठीक है, माधव सेन की बहन थी। कौन थी? देखिए, चलिए मैं एक बार यहां से ये करता हूं। मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र की मैं कहानी बता रहा हूं, है ना। मालविका अग्निमित्र सबसे पहले याद रखिए कालिदास ने लिखा। किसने? कालिदास ने। कालिदास का एक ऐसा पुस्तक है, ये नाटक पुस्तक है, नाटक ग्रंथ। ठीक, किसके बारे में जानकारी देता है? तो मालविका अग्निमित्र शुंग वंश के बारे में जानकारी देता है। शुंग वंश, है ना। शुंग वंश में कहाँ का? तो विदर्भ। कहाँ? विदर्भ। ठीक है, विदर्भ के साथ जो युद्ध हुआ उसका। अब मालविका, इस चीज को ध्यान रखिए, मालविका मतलब मालविका और एक है अग्निमित्र, है ना, अग्निमित्र, इसी को बोला गया मालविका अग्निमित्र।
ये कैसा है, नाटक है। और कैसा नाटक है, तो इसमें प्रेम दर्शाया गया है। अब प्रेम के साथ क्या दर्शाया गया है, राजनीति। क्या, राजनीति के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, बड़ा मजा आएगा कहानी। मालविका अग्निमित्र। मालविका कौन है, मालविका माधव है ना, माधव सेन की बहन है। कौन है, बहन। अब माधव सेन कौन है, इस बात को ध्यान रखिए। माधव सेन कौन है, तो यज्ञ सेन का भाई है। कौन है, यज्ञ सेन का भाई है। ठीक है, कैसा भाई है, चचेरा। ठीक, कैसा भाई है, चचेरा भाई है। अब यहाँ तक तो उम्मीद है कि पता चल गया। अब अग्निमित्र के बारे में थोड़ा इंट्रो लेते हैं। अग्निमित्र कौन है, तो ये पुष्य मित्र शुंग का पुत्र है। कौन है, पुष्य मित्र शुंग का पुत्र है। ठीक, और माधव सेन कौन है, यज्ञ सेन का भाई, चचेरा भाई। यज्ञ सेन कौन है, यज्ञ सेन विदर्भ का राजा है। कौन है, विदर्भ का राजा है। अब कहानी क्या है, ये देखिए। माधव सेन और यज्ञ सेन में निरंतर संघर्ष चल रहा है। क्या, निरंतर। क्या है कि माधव सेन और यज्ञ सेन चाहता है कि भाई साम्राज्य को बांटा जाए। इससे पहले एक चीज समझिए कि यज्ञ सेन और माधव सेन और अग्निमित्र, ये दोनों मित्र हैं। कौन, क्या है, ये दोनों मित्र हैं। ठीक है, बहुत अच्छा दोस्त है आपस में। और माधव सेन की बहन मालविका है, और मालविका से अग्निमित्र का विवाह हो जाता है। क्या होता है, विवाह। इसी विवाह की चर्चा है। क्या है, चर्चा है। चलिए, ये इंट्रो समझ में आ गया, तो हम लोग पूरी कहानी अब समझ लेते हैं कि है क्या। कहता है कि जब माधव सेन अग्निमित्र से मिलने जा रहा था, कौन, माधव सेन अग्निमित्र से क्यों मिलने जा रहा था, भाई उसका दोस्त था, मित्र था। तो उसी समय यज्ञ सेन के एक सैनिक ने क्या किया, इसे गिरफ्तार कर लिया। किसे, माधव सेन को यज्ञ सेन ने गिरफ्तार कर लिया। अब यह सूचना किसे मिला, यह सूचना अग्निमित्र को मिला। तो कोई भी क्रोधित होगा, किसी के दोस्त को अगर मार देता है, आज तो बवाल हो जाता है, फोन करता है, अरे फलानवा मार दिया हमको, चल चल, सब दोस्त मिलकर उसको पीटने जाते हैं। तो माधव सेन की सूचना मिली अग्निमित्र को, अग्निमित्र जो है क्रोधित हो गया उस समय। ठीक है, उस समय इन्होंने आक्रमण किया और उसे पराजित कर विदिशा का राज्य माधव सेन को दे दिया। कुछ प्रांत अग्नि सेन को भी दिया गया और वर्धा नदी जो है दोनों की सीमा को निर्धारित किया गया। देखिए समझिएगा, माधव सेन की बहन मालविका तथा अग्निमित्र का प्रेम कथा है ना। अब यहाँ पर होता क्या है, आक्रमण की थोड़ी सी और डिटेल जान ले। जैसे ही गिरफ्तार किया जाता है किसको, माधव सेन को, तो यह सूचना भेजा जाता है कि देखिए आप माधव सेन को छोड़ दीजिए, गिरफ्तार मत कीजिए, है ना। लेकिन यज्ञ सेन जो है, कौन, यज्ञ सेन जो है, यज्ञ सेन कहता है कि जो आपके राज्य दरबार में, आपके गृह खाने में जो मौर्य के लोग, मौर्य वंश के लोग, ठीक है, गृह खाने में जो मौर्य वंश के लोग कैद हैं, पहले आप उसे रिहा कर दीजिए, तभी हम माधव सेन को रिहा करेंगे। इससे अग्निमित्र के दिमाग जो है चरचरा जाती है ना। और फाइनली दोनों के बीच युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या होता है कि यज्ञ सेन पराजित होता है और ये वर्धा नदी, याद रखिएगा, वर्धा नदी की सीमा निर्धारित करके एक साइड किसको दिया जाता है, एक तरफ जो है, एक तरफ वर्धा नदी के एक सीमा को अग्नि सेन को और दूसरा सीमा को किसको, माधव सेन को दे दिया जाता है। इसके बाद अच्छा बोलेंगे सर कहानी तो आपने नहीं बताया। देखिए, माधव सेन से मिलने के लिए अग्निमित्र आता है उसके राज दरबार में। बहुत लंबा कहानी है और उसकी बहन की फोटो लगा रहता है। हालांकि वो जानता है कि जैसे अग्निमित्र का नज़र पड़ेगा यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो माधव सेन इससे पहले ही भेज देता है शुंग डायनेस्टी में उसकी सुरक्षा के लिए, ताकि उसकी नज़र ना पड़े। ठीक है, और फाइनली ये होता है कि उसका अग्निमित्र का नज़र उस फोटो पर पड़ता है, फिर उससे प्यार होता है, फोटो प्यार था और फाइनली उससे विवाह भी हो जाता है। ठीक,
यवन का आक्रमण का उल्लेख मालविका अग्निमित्र में मिलता है। यवन का राजा डेमेटेरियस, याद रखिएगा क्या है, कौन है यवन के राजा? डेमेटेरियस। डेमेटेरियस ने पुष्यमित्र शुंग का जो है ये समकालीन था। यवन साकेत अवध यूपी वाला क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ वाला राज्य को कहा जाता है? यवन साकेत यूपी वाला क्षेत्र। यह मध्यमिका चित्तौड़ राजस्थान और सिंधु तक पहुंच चुका था, लेकिन पुष्यमित्र ने इसे पीछे धकेल दिया। ठीक है, यवन राजा डेमेटेरियस जो है ये धीरे धीरे यूपी वाला, चित्तौड़ राजस्थान वाला, सिंधु वाला क्षेत्र को जीत करके अपने अधीन में कर लिया, लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने उसे पराजित कर दिया। गार्गी संहिता के वायु पुराण में यवन, साकेत, पंचाल और मथुरा पर विजय हासिल कर लिया। ठीक है, गार्गी संहिता से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने यवन, साकेत, पंचाल और मथुरा ये सारे राज्यों पर अपना अधिकार जमा लिया। यवन विजयी के बाद पुष्यमित्र शुंग ने अपने राज्य में अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। यवन डेमेटेरियस को हराने के बाद इन्होंने क्या किया? अपने राज्य में अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अगला है राजा खारवेल से युद्ध। किससे? मौर्य वंश के अंतिम दिनों में कलिंग नरेश खारवेल पुनः स्वतंत्र हो गया था। ठीक है, कौन? उस समय राजा खारवेल था, इसका समकालीन। हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग और खारवेल के बीच युद्ध हुआ, जिसमें खारवेल विजयी रहा। मतलब खारवेल को पराजित पुष्यमित्र शुंग ने नहीं कर पाया। ठीक, चलिए अगला हमारा है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है? हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? राजा खारवेल का है। और इससे पहले मैं स्रोत में तो आपको हाथी गुम्फा अभिलेख की सारी विशेषता बता चुका हूँ। अग्निमित्र एवं उसका उत्तराधिकारी। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी हुआ, और फिर अग्निमित्र के बाद जो उत्तराधिकारी हुए उनके 151 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसका उत्तराधिकारी अग्निमित्र बना। अग्निमित्र शासक बनने से पहले यह विदिशा का गवर्नर या उपराजा था। शुंग में वंश में अंतिम शक्तिशाली राजा भागवत। कौन था? भागवत। राजा भागवत रहता है, जो लगभग 32 वर्षों तक शासन करता है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि शुंग डायनेस्टी के अंतिम शक्तिशाली राजा कौन था? तो राजा भागवत था। और राजा भागवत कितने वर्षों तक शासन किया? 32 वर्षों तक। देखिए, भागवत के काल में यूनानी शासक एंटियल, ठीक है, एंटियल कीडस जो है वहां के राजदूत हेलियोडोरस शुंग के दरबार में आता है और इसे विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना करता है। हमने अभी गरुड़ ध्वज के बारे में पढ़ा ना कि गरुड़ ध्वज भागवत धर्म से संबंधित है। तो वो भागवत धर्म याद रखिए, भागवत के शासन काल में आता है। कौन? हेलियोडोरस। और ये कहाँ के हैं? यूनानी शासक। किसका राजदूत है? तो एंटियल किड्स को, है ना, ये उसी का राजदूत था। और ये भारत में आकर के गरुड़ ध्वज की स्थापना करता है। शुंगों ने यूनानियों से मैत्रीपूर्ण संबंध अपनाया। परिणामतः क्या हुआ? साहित्यिक और कला धर्म क्षेत्र में काफी विकास हुआ। शुंग वंश में वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा पुनः बढ़ गई। इस काल में मनुस्मृति की रचना हुई। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना किया। तो यहाँ देखिए होता क्या है, मनुस्मृति सबसे पहला लिखा गया ग्रंथ था, और ये किस काल में लिखा गया है? शुंग काल में लिखा गया है मनुस्मृति, है ना। कला का क्षेत्र भी इससे पीछे ना रहा। इसका उदाहरण बरहुत का स्तूप है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है, और सांची में बौद्ध वेदिकाएं का निर्माण हुआ। ठीक, तो ये था हमारा क्या? शुंग डायनेस्टी का शासनकाल। अब हम लोग आगे बात करेंगे अगला कन्नौज डायनेस्टी। कन्नौज डायनेस्टी भारतीय इतिहास में उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। इनका रोल भी ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, है ना, और इनके इतिहास के बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं मिलती है। ओके, चलिए तो हम लोग कन्नौज डायनेस्टी की अब बात कर लें। कन्नौज डायनेस्टी के बारे में बस शायद ही क्वेश्चन पूछा है, इसे सजाने के लिए पूछता है कि बताइए निम्नलिखित वंशों को क्रमबद्ध तरीके से सजाइए।
ठीक है, या अंतिम या प्रथम शासक के बारे में पूछता है। वासुदेव ने शुंग वंश के अंतिम शासक के देवभूति को हत्या कर दी। अब आपको ध्यान में आना चाहिए कि शुंग डायनेस्टी के अंतिम शासक कौन है? देवभूति। कहेंगे सर आपने तो भागवत बताया। नहीं, अंतिम शक्तिशाली शासक, शक्तिशाली और अंतिम शासक में बहुत अंतर होता है ना। अंतिम शक्तिशाली शासक भागवत राय था, और अगर शुंग डायनेस्टी का अंतिम शासक की बात किया जाए तो वो था देवभूति। कौन था? देवभूति। देवभूति की हत्या कर दिया किसने? वासुदेव ने। किसने किया? वासुदेव। कृष्ण याद रखिए तो याद आ जाएगा। वासुदेव ने देवभूति की हत्या किया कब? 75 ईसा पूर्व में, और इसके बाद इन्होंने कन्नौज वंश की स्थापना किया। कान्हा नहीं याद आता है, कैसे याद रखेंगे? कन्नौज डायनेस्टी के संस्थापक। ठीक है, कन्नौज, कान्हा। कान्हा क्या? कान्हा किसको कहा जाता है? श्री कृष्ण को। ठीक है, वासुदेव को, वासुदेव को याद हो गया। तो वासुदेव ने कान्हा वंश की स्थापना किया, मतलब कन्नौज वंश की स्थापना किया। चलिए, दिमाग और भेजा खोपड़ी सब में घुस गया, मुझे पता है। वासुदेव ने कान्हा की स्थापना किया। वो कान्हा और वासुदेव एक ही नाम है, और कान्हा से रखेंगे कन्नौज वंश। कन्नौज वंश के विषय में कोई खास जानकारी नहीं मिलती है, अतः थोड़ा बहुत जो इसका उल्लेख होता है वो पुराण ग्रंथों में होता है। किसमें? पुराणों में इसकी चर्चा होती है, क्योंकि उस समय पुराण लिखे जा रहे थे तो पुराणों में इसका वर्णन किया गया। पुराणों के अनुसार यह वंश भी ब्राह्मणीय था, मतलब कि ब्राह्मण धर्म का ही ये प्रतिपादक था। वासुदेव देवभूति का आत्महत्या क्या था? अमात्य था। ठीक है, आत्महत्या नहीं। वासुदेव जो था वो देवभूति का अमात्य था, और भाई अमात्य ने क्या किया? देवभूति की हत्या कर दी, और इन्होंने अपना राज्य गद्दी को संभाला। वासुदेव ने अपनी दासी के सहायता से देवभूति की हत्या करवाया था। किसके सहायता से? एक दासी के सहायता से क्या किया था इन्होंने? देवभूति की। अच्छा, ऐसा क्या स्थिति आता है कि कभी अमात्य कभी सेनापति राजाओं की हत्या करता है? तो ध्यान रखिएगा, ऐसी इसलिए स्थिति आती है कि जब अयोग साबित हो जाए, दुराचार्य हो जाए, लाचार हो जाए, है ना, जनता त्रस्त आ रही है, राजा का कोई ध्यान नहीं है, इस परिस्थिति में कोई सेनापति या कोई अमात्य, कोई सामंत जो है उसकी हत्या करके राजगद्दी को क्या करता है? अपने हाथ में ले लेता है। पुराने के अनुसार कन्नौज शासक ने कुल 45 वर्षों तक शासन किया। अब इसके बाद भारत के राजवंश अंध्र और सातवाहनों के अधीन आ गया। ठीक है, अब सोचिए, शुंगों पर आक्रमण किया कन्नौज ने, कन्नौज अधिकार कर लिया, और कन्नौज पर किसने अधिकार कर लिया? दक्षिण भारत के आंध्र सातवाहन शासकों ने। तो अगला हम लोग किसके बारे में देखते हैं? आंध्र सातवाहन या दक्षिण भारत के राजवंशों में। तो दक्षिण भारत के राजवंशों में आंध्र सातवाहन की बात करेंगे या चेदी वंश, ये दो शासक के बारे में बात करेंगे, है ना, आंध्र सातवाहन और अगला हमारा चेदी वंश। तो जिस प्रकार से कन्नौज की महत्वपूर्ण नहीं रहा भारत में, उत्तर भारत में शासन, उसी प्रकार से चेदियों का भी उतना जबरदस्त शासन नहीं रहा था। ठीक है, चलिए, तो आंध्र सातवाहन के बात कर ले। आंध्र सातवाहन में आप देखेंगे, सातवाहनों की सबसे पहले राजधानी समझिए कहाँ है? प्रतिष्ठान। कहाँ पर है? और इसकी भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी, बहुत इंपॉर्टेंट है सातवाहनों से संबंधित। और एक सातवाहनों से कई बार सिक्कों के बारे में पूछा गया। क्या? सिक्का क्या है? तो इन्होंने शीशे का सिक्का जारी किया। मैं यहीं पे बता रहा हूँ, हालांकि आगे चर्चा करूंगा। शीशे के सिक्के जारी किए। और सातवाहनों से संबंधित एक महत्वपूर्ण सवाल ये रहता है कि इन्होंने भूमि अनुदान देने की प्रथा शुरू किया। क्या किया? भूमि अनुदान, है ना, अनुदान। ठीक है, और एक इसमें और महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि इन्होंने माताओं का नाम अपने नाम से पहले लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये तीन बात पूरे जुबान पे बैठा लीजिए। सिक्कों में शीशे के सिक्के जारी किया, इनके शीशे पर नाव मिले, नाव का चित्र मिले, इनके सैन्य शक्ति बड़ा जबरदस्त था। दूसरा ध्यान रखिए कि अपनी माताओं का नाम अपने नाम से पहले लगाना शुरू किया। तीसरा बात याद रखिए कि इन्होंने भारत में भूमि अनुदान देने की प्रथा शुरुआत की। ये तीन, भाषा प्राकृत है, लिपि ब्राह्मी है। क्या है? लिपि ब्राह्मी। सातवाहन वंश का केंद्र बिंदु महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान नामक स्थान पर है। कहां पर है? महाराष्ट्र में
प्रतिष्ठान नामक। इस राजवंश के प्रारंभिक शासकों के अभिलेख उत्तरी महाराष्ट्र में नासिक और नाना घाट से प्राप्त हुआ। कहां से? उत्तरी नासिक महाराष्ट्र में और नाना घाट से ज्यादातर जो प्रारंभिक अभिलेख है, इसलिए मानते हैं कि पहले वही रहे होंगे और धीरे धीरे वो आंध्र प्रदेश की ओर क्या किए, धीरे धीरे जो है वो लोग आंध्र प्रदेश की ओर ये यहाँ से महाराष्ट्र से नासिक शिफ्ट करते चले गए। ठीक, पुराणों में इन्हें आंध्रभृत्य कहा गया है। आंध्रभृत्य का मतलब सेवक होता है। क्या होता है? सेवक, याद रखिएगा। आंध्रभृत्य पुराणों में सतवाहनों के, इसके भी एथी को मतलब जाति वगैरह को लेकर के विद्वानों ने कन्फ्यूजन जताया, मतलब विभेद जताया कि भाई आखिर है कौन ये सतवाहन जिन्होंने उत्तर भारत पर अपना अधिकार जमा लिया। इस वंश का संस्थापक सिमुक था। सतवाहन वंश का संस्थापक कौन है? सिमुक है, याद रखिए, है ना। मत्स्य पुराण में इस वंश में 30 राजाओं ने मिलकर के लगभग 450 वर्षों तक शासन किया। मत्स्य पुराण से पता चलता है कि इस वंश के 30 राजा हुए जिन्होंने 450 वर्षों तक भारत में शासन किया। ठीक है, कितना? 450। सिमुक जो है इस वंश का संस्थापक था और पहला शासक था। 60 ईसा पूर्व में इन्होंने क्या किया? आंध्र सतवाहन वंश की स्थापना किया। इसने अंतिम रूप से कन्नौज सुंगों की सत्ता को समाप्त करके और अपने राजगद्दी या अपने साम्राज्य में मिला लिया। सिमुक जब मगध पर आक्रमण किया तो उस समय कन्नौज शासक सुशर्मन था। यह सवाल कई बार आया है, याद रखिएगा कि जब सिमुक कौन है? अरे सिमुक किस चिड़िया का नाम है? सिमुक जो है, सिमुक सातवाहन डायनेस्टी का है। कहाँ का है? सातवाहन डायनेस्टी का, सातवाहन का संस्थापक है। क्यों ना? ये संस्थापक है। और सोचिए कितना शक्तिशाली था। इन्होंने मगध पर भी अटैक कर डाला। कहां पर? मगध पर। उस समय मगध पर किसका राज्य था? तो कन्नौज वंश का राज्य था। ठीक है, किसका राज्य था? और कन्नौज वंश में शासक कौन हुए उस समय? तो कन्नौज वंश में शासक जो है सुशर्मन हुआ था। ठीक है, जिस समय मगध पर अटैक किया था उस समय शासक जो थे मगध का वो सुशर्मन था। ये जवाब जैसे अपने दिमाग में रखते हैं, अन्य बातों को उसी प्रकार से रखिएगा, क्योंकि सवाल यहीं से घुमा करके पूछेगा कि सिमुक का समकालीन कौन था? मगध का, तो सुशर्मन था। और किसकी शासन चल रही थी? कन्नौज डायनेस्टी की शासन चल रही थी, कन्नौज वंश का शासन चल रहा था। सिमुक कौन था? तो सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। देखिए, कृष्ण सिमुक के बाद शासक बना। कौन? कृष्ण। इन्हें भी कान्हा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कान्हा कहा जाता है कृष्ण को। तो सिमुक के बाद इसका उत्तराधिकारी बना। इसके काल में नासिक में एक गुफा खुदवाया गया था। क्या किया गया था? गुफा खुदवाया गया था। पहला सिमुक, दूसरा कृष्ण। अब आगे जो बने महत्वपूर्ण शासक वो ध्यान रखते चलिएगा। पहला सातकर्णी प्रथम। कौन है? सातकर्णी प्रथम। इसका उल्लेख पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, जिसका लेखक अज्ञात है। क्या है? अज्ञात है। अभी तक पता ही नहीं चला है कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी के लेखक कौन है। ये एक व्यापारी था माना जाता है और ये दक्षिण भारत के, है ना, इस मार्ग में ये व्यापार करता था। और व्यापार के क्रम में इन्होंने विभिन्न मार्गों का, बंदरगाहों का उल्लेख किया, किस प्रकार से व्यापार होता था, उन चीज़ों को इन्होंने उल्लेख किया। यह भी जो सातकर्णी प्रथम था ये एक शक्तिशाली राजा था। सातकर्णी की जानकारी रानी नागनिका के नानाघट अभिलेख। ठीक है, सातकर्णी की जानकारी नागनिका के नानाघट अभिलेख है, इससे मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नागनिका नानाघट। कई बार सवाल यहाँ से बनाए गए हैं कि बताइए नागनिका के नानाघट अभिलेख से किस सातवाहन शासक के बारे में जानकारी मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, सातकर्णी प्रथम। किससे? सातकर्णी प्रथम। इसमें मिलता है कि इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया और एक राजसू यज्ञ भी करवाया था। कौन? तो सातकर्णी। किससे पता चल रहा है? पता चल रहा रानी नागनिका के नानाघट अभिलेख से। ठीक, अब इसी में आगे ध्यान दीजिएगा। इसने दक्षिणापथपति तथा
अपरहित चक्र की उपाध्याय धारण किया। देखिए अब क्या हुआ ना कि इन लोग भी जो है मौर्योत्तर काल में बड़े बड़े उपाधि आने लगे, और आगे चल करके आप देखेंगे गुप्त काल में परम भागवत, परम भटनागर, इस तरह की उपाधियां बड़ा जोर शोर से राजाओं ने धारण किया। इसके पीछे मुख्य रीजन जानते हैं क्या था? वो राजा दिखाना चाहता था कि कितना शक्तिशाली है, कितने बड़े साम्राज्य है, इस तरह से। ठीक है, तो सतकर्णी प्रथम भी जो था, इन्होंने दक्षिणापथपति के उपाधि धारण किया और अपरहित चक्र, ठीक है, अप्रतिहत चक्र की उपाधि इन्होंने क्या किया? धारण किया। सातकर्णी प्रथम ने मालवा शैली में गोल मुद्रा ढलवाया था। किस शैली में? मालवा शैली में, है ना। मालवा शैली में, मालवा में जो सिक्के चलते थे उसी शैली में गोल मुद्रा ढलवाया, और उस सिक्के पर अपनी पत्नी, क्या किया है? अपनी पत्नी का नाम उत्कीर्ण करवाया था। ठीक है, सिक्कों पर क्या नाम था? श्री 7। ठीक है, श्री 7 का नाम जो है उल्लेख हुआ। अब आपसे सवाल पूछा जाए कि बताइए कौन सातवाहन शासक हुआ जिन्होंने मालवा शैली में अपनी मुद्रा ढलवा करके उन मुद्राओं पर अपनी पत्नी का नाम अंकित करवाया था, उकेरा था, है ना। तो यहां स्पष्ट हो जाएगा कि सातकर्णी प्रथम थे जिन्होंने मालवा शैली में इन्होंने क्या किया था? मुद्रा ढलवाया, और मुद्रा ढलवा करके उस पर अपनी पत्नी का नाम जो है उत्कीर्ण करवाया। सातकर्णी प्रथम के मृत्यु के बाद सातवाहनों की शक्ति जो है धीरे धीरे ह्रास होने लगी, क्योंकि सातकर्णी प्रथम के शासनकाल बहुत अच्छा था, वह एक शक्तिशाली योग्य शासक था। लेकिन इसके बाद फिर से देखेंगे कहीं ना कहीं सातवाहनों की शक्ति जो है धीरे धीरे क्या होने लगा था? ह्रास होने लगा था। लेकिन आगे चल करके फिर सातवाहनों में एक से एक योग्य शासक हुआ, जो कि सातवाहन साम्राज्य के पतन होने से बचा लिया। क्या क्या? सातवाहन साम्राज्य के पतन होने से बचा लिया। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि जब सातकर्णी प्रथम की मृत्यु हुई तो उसके बाद उसका एक नाबालिग पुत्र जो था उसी के हाथों में शासन चला गया, परंतु उसकी संरक्षिका के रूप में उसी की माता, ठीक है, नैनिका, जो कि हम लोग नैनिका अभिलेख पढ़े, क्या? नैनिका सातकर्णी प्रथम के कौन थे? पत्नी थी। तो सातकर्णी प्रथम के मृत्यु के बाद नाबालिग पुत्रों के हाथों में शासन गया, उसे उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया, लेकिन वास्तविक शासन जो है वो रानी नैनिका के हाथों में था। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या पता चल रहा है कि महिलाओं के भी शासन में बहुत बड़ा योगदान था। रानी जो थी उस शासन की बागडोर को क्या की थी? संभाले हुई थी। इसके बाद अगला हाल, क्या है? हाल सातवाहन वंश का महानतम शासक माना जाता है। यह एक प्रसिद्ध कवि था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाल से सवाल एक ही आया है। ठीक है, और हाल से सवाल इसलिए आया है क्योंकि हाल जो था यह एक प्रसिद्ध कवि था। क्या था? प्रसिद्ध, बढ़िया पढ़े लिखे व्यक्ति था, और इसने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, क्या किया था? गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किया था। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। ठीक है, तो आपसे सवाल आया कि गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किसने किया है? हाल ने किया था। अच्छा, कैसे आप दिमाग में रखेंगे? तो देखिए सातवाहन काल में हाल जो था एक पढ़े लिखे कवि था, प्रसिद्ध कवि था, और उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी, है ना। और इस ग्रंथ में क्या है? तो ग्रामीण जीवन का सुंदर चित्रण है। उस समय के जो ग्रामीण जीवन था, जो ग्रामीण परिदृश्य था, उनके बारे में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ में वर्णन किया। इसने अपने दरबार में कवियों को संरक्षण प्रदान किया। क्या किया? देखिए, एक विद्वान होने के साथ साथ शासक भी था, तो स्वाभाविक था ये कवियों को अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया। और इससे क्या हो रहा है? सातवाहन काल में साहित्य का विकास हो रहा है, भाषा का विकास हो रहा है ना। कहता है कि बृहद कथा के रचनाकार कौन है? गुणाढ़। बृहद कथा किस काल में लिखा गया है? तो सातवाहन काल में लिखा गया है। और बृहद कथा के लेखक कौन है? गुणाढ़। गुणाढ़ जो था वो हाल के समकालीन था। किसका समकालीन था? हाल के समकालीन था। इसके अलावे
कातंत्र भी दरबारी कवि था। ठीक है, कातंत्र नामक एक बहुत बड़ा जाने माने प्रसिद्ध हुआ दक्षिण भारत का, और यह भी हाल के ही शासनकाल का दरबारी कवि था। शक शासक नहपान, कौन है? शक शासक नहपान सातवाहनों की शक्ति लगभग नष्ट कर चुका था। ठीक है, शकों का जब आक्रमण हुआ सातवाहन पर, शक मालवा वाला प्रदेश में है ना, गुजरात वाला क्षेत्र में रहते थे, तो वहां से आक्रमण जब किए तो कहा जाता है कि शकों के आक्रमण से लगभग सातवाहनों की शक्ति नष्ट होने की कगार पर थी, और सातवाहनों का जो प्रारंभिक क्षेत्र था महाराष्ट्र नासिक वाला क्षेत्र, उन क्षेत्रों पर शकों का अधिकार हो चुका था। ठीक है, महाराष्ट्र नासिक वाला जो क्षेत्र था उन क्षेत्रों पर किसने अधिकार कर लिया? तो शकों ने आक्रमण करके हाल के शासनकाल में आक्रमण करके अधिकार कर लिया था। अगला शासक हुआ गौतमीपुत्र सतकर्णी, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण शासक हुआ। ठीक है, देखिए गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है, हम लोग इससे पहले सतकर्णी प्रथम पढ़े, और सतकर्णी प्रथम के बाद उनके नाबालिग पुत्र उत्तराधिकारी बनता है, लेकिन संपूर्ण शक्ति उसके रानी के हाथ में, मतलब उसकी माता के हाथ में, नैनिका के हाथ में रहता है। फिर हाल नामक व्यक्ति आता है सातवाहन वंश में, और सातवाहन की शक्ति को फिर से सुदृढ़ करने की कोशिश करता है, लेकिन शकों के आक्रमण से सातवाहनों की शक्ति कमजोर हो चुकी थी, है ना। अब सातवाहन सतकर्णी प्रथम है। अब देखिए इसके बाद, हाल के बाद अगला शासक है गौतमीपुत्र सतकर्णी। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये सतकर्णी जो है अपनी माता के नाम पहले लगाना शुरू किया। फर्स्ट में ही हमने बताया था क्या, कि सातवाहन शासकों ने अपनी माताओं का नाम पहले लगाना शुरू किया। ठीक है, तो सबसे पहले किसने किया? सतकर्णी ने। सतकर्णी प्रथम ने नहीं, बल्कि गौतमीपुत्र सतकर्णी ने, इसलिए इसका पूरा नाम पड़ा इतिहास में गौतमीपुत्र सतकर्णी। देखिए सातवाहन वंश का बहुत ही प्रतापी शासक हुआ। जब फिर से शकों का अधिकार धीरे धीरे सातवाहनों पर होने लगा, दक्षिण भारत की ओर बढ़ने लगे शक लोग, तो सतकर्णी की जब अधीन सातवाहन वंश आया तो सातवाहनों ने उसे मात देना शुरू किया, सतकर्णी ने उसे पराजित करना शुरू किया, और फिर से सातवाहनों की जो खोई हुई प्रतिष्ठा थी उसे ही वापस दिलाने का काम किया। नासिक प्रशस्ति से पता चलता है, ठीक है, कि छहरात वंश का विनाशक, ठीक है, छहरात मतलब शक जो थे, शकों का विनाशक माना गया। किसमें? किसको? नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र सतकर्णी को छहरात वंश का विनाशक माना जाता है, और कहता है कि उसके घोड़ों जो है, घोड़ों ने तीनों समुद्र का पानी पिया। एक और आता है समुद्रगुप्त के शासनकाल की भी ये सवाल आप सुने होंगे, है ना, किस गुप्त डायनेस्टी में समुद्रगुप्त के जो घोड़ा था वो तीनों समुद्र का पानी पीता था। तीनों समुद्र का मतलब ये है कि वो दक्षिण भारत, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ये तीनों में आ जा सकता था, ये तीनों इलाकों पर उनका अधिकार था। उसी प्रकार से सातवाहन शासक में गौतमीपुत्र सतकर्णी का घोड़ा कहता है कि उसका घोड़ा जो था वो तीनों समुद्र के पानी क्या करता था? पीता था। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी शक्तिशाली राजा रहा होगा। दक्षिण भारत लगभग इसके प्रभाव में आ चुके होंगे, या तो अरब सागर की तरफ जाए, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, है ना। कहता है वेनकटक राजा राज विद्या नरेश, वेनकटक राजा राज विद्या नरेश जो है पश्चिमी का स्वामी मानता है। किसको? गौतमीपुत्र सतकर्णी को। ठीक है, राजा राज विद्या नरेश जो है गौतमीपुत्र सतकर्णी को पश्चिमी का नरेश मानता है, और इन्होंने कहा क्या किया था कि वेनकटक, ठीक है, वेनकटक नगर की भी स्थापना किया था। कौन? राज विद्या नरेश, ऐसा नहीं कि गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पहला शासक था जिसके नामों के साथ माताओं का नाम जोड़ा जाने लगा। बेचारा सातवाहनों का शासक में इसका नाम क्या था? सतकर्णी था। तो जब ये राजा बना तो अपनी माता का नाम जोड़ करके गौतमीपुत्र सतकर्णी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब यहां से ये परंपरा, ये प्रथा जो है चलना शुरू हो गया। ठीक है, नासिक अभिलेख और जोगल लेथम्बी, ठीक है, ये नासिक जिला में है।
नासिक अभिलेख तथा जोगल थेम्बी अभिलेख से पता चलता है क्या, यहां से जो है चांदी के सिक्के, ठीक है, और शक शासक नहपान को पराजित किया था, इसके बारे में पता चलता है। देखिए नासिक जो महाराष्ट्र वाला प्रारंभ इलाका रहा, ये प्रारंभ से सतवाहनों का ही कब्जा था, ठीक है, उस इलाके में। तो नासिक में नासिक अभिलेख मिला, उसके बाद जोगल थेम्पी अभिलेख मिला, यहां से चांदी के सिक्के मिले। क्या मिले हैं? चांदी के सिक्के। किसका? सतवाहनों का। और उससे पता चलता है कि शक शासक नहपान जो था, ठीक है, उसको इन्होंने पराजित किया। ये 3-4 एविडेंस है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि शक शासक नहपान को पराजित किसने किया था? गौतमी पुत्र सतकर्णी ने किया था, ठीक है। किसने किया था? गौतमी पुत्र सतकर्णी ने किया था। और उसके सिक्के पर पुनः नाम खुदवाया। जो शकों का सिक्का था, उन शकों के सिक्कों पर गौतमी पुत्र सतकर्णी ने अपना नाम फिर से क्या किया? खुदवा दिया। पुल्लुमावी के नासिक अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पुल्लुमावी के नासिक अभिलेख। और रानी गौतमी बलश्री के अभिलेख, ठीक है। कौन? रानी गौतमी बलश्री के अभिलेख से साम्राज्य विस्तार के बारे में पता चलता है। पुल्लुमावी नासिक अभिलेख पूछा है कि नासिक अभिलेख किसका है? पुल्लुमावी के। तो पुल्लुमावी ये सतवाहनों का ही शासक हुआ था, जिसका अभिलेख था क्या? कौन सा? नासिक अभिलेख, ठीक है। उसने बौद्ध धर्म संघ को आज कालकिया तथा कार्ले के भिक्षु संघ को करज्जक नामक ग्राम दान में दे दिया था। किसने? उसने का मतलब यहां पर क्या है? गौतमी पुत्र सतकर्णी ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए कई ग्राम दान में दिए थे, जिसका ये एग्जाम्पल है। अगला शासक जो है वो कौन बना? वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। पुलमावी का अभी अभिलेख देखा है ना, और उस अभिलेख से सतवाहन साम्राज्य के विस्तार के बारे में क्या चलता है? पता चलता है, ठीक है। तो गौतमी हाल के बाद गौतमी पुत्र सतकर्णी, और गौतमी पुत्र सतकर्णी ने शकों को बार बार पराजित किया, ठीक है। छहत्र वंश के नाशक के बारे में कहा गया। गौतमी पुत्र सतकर्णी के घोड़ा जो था वो तीनों समुद्र की पानी पीता था। इस तरह से कई अभिलेखों में ऐसा पता चलता है। नहपान को इन्होंने पराजित किया और नहपान के सिक्कों पर इन्होंने अपना नाम क्या किया? खुदवा डाला। अब गौतमी पुत्र सतकर्णी के मृत्यु के बाद क्या? वशिष्ठी पुत्र पुलमावी जो है, वशिष्ठी इनकी माता का नाम था, है ना। तो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी क्या बना? शासक बना। अब देखिए यहां पर गौतमी पुत्र सतकर्णी के बाद उसका पुत्र था पुलमावी, वह शासक बनता है। इसके अभिलेख नासिक है, कार्ले है और अमरावती। 3 अभिलेख है, नासिक, कार्ले और अमरावती। ये तीनों अभिलेख किसका है? तो शासक पुलमावी। पुलमावी का पूरा नाम वशिष्ठी पुत्र पुलमावी का। इन्होंने आंध्र प्रदेश को जीता और इसके बाद इसने प्रथम, मतलब इसे ही प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया। अभी तक आंध्र सम्राट जो है गौतमी पुत्र सतकर्णी तक नहीं कहा गया था, लेकिन बलश्री पुलमावी को क्या कहा गया? आंध्र सतवाहन या आंध्र शासक, प्रथम शासक कहा गया। इसने अपनी राजधानी आंध्र प्रदेश और औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे पैठान में लगाया, मतलब स्थापित किया, ठीक है। आंध्र प्रदेश राजधानी लाने का काम किसने किया? बलश्री, वशिष्ठी पुत्र बलश्री पुलमावी ने, है ना। पुल्लुमावी के उपलब्धियों का उल्लेख कान्हेरी अभिलेख, ये याद रखिए, ये एग्जाम में सीजीएल में भी पूछा है ना। कान्हेरी अभिलेख किसका है? कान्हेरी अभिलेख जो है वो किसका है? तो कान्हेरी अभिलेख पुलमावी का है। किसका है? पुलमावी का है। शक शासक रुद्रदामन को पराजित कर उसकी पुत्री से विवाह कर लिया था। उत्तर भारत कलिंग है ना, कलिंग में शक तो ये मालवा गुजरात वाले क्षेत्र में थे, है ना। तो शक शासक रुद्रदामन, किसको? रुद्रदामन को इन्होंने क्या किया था? पराजित किया था। और पराजित करके पुलमावी जो था उसकी पुत्री से विवाह कर लिया। रुद्रदामन ने अपने गिरनार अभिलेख में पुलमावी को 2 बार पराजित करने का उल्लेख करता है। देखिए
ठीक है, ये सौराष्ट्र गुजरात वाला यहाँ पर, तो इधर शकों का राज्य था। किसका था? शकों का। ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा मैप बनाता हूँ ताकि आपके दिमाग में बातें आ जाए। ठीक है, चलिए मान के चलते हैं। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, ये उड़ीसा वाला क्षेत्र है। कौन सा? उड़ीसा, कलिंग, कलिंग वाला क्षेत्र, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कलिंग। और यहाँ चेदी वंश था। कौन सा? चेदी वंश। ठीक, ये गुजरात, गुजरात में शकों का चल रहा था। किसका? शकों का। ये वाला देख रहे हैं, ये गुजरात। ठीक, यहाँ पर गुजरात। ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, ये वाला इलाका, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये वाला क्षेत्र में आंध्र सातवाहन का शासन था। किसका? सातवाहन का शासक था। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे शकों का राज्य था, यहाँ पर चेदी कलिंग का राज्य था, और ये शकों का जो शासक रुद्रदामन है, रुद्रदामन का कौन सा? गिरनार, है ना, गिरनार अभिलेख। तो गिरनार अभिलेख में पता चलता है कि शासक रुद्रदामन ने ही पुलमावी को पराजित किया था। लेकिन पुलमावी अपने अभिलेख, कार्ले अभिलेख में लिखता है, सॉरी कैनहरी अभिलेख में लिखता है कि नहीं, हमने शकों को पराजित किया था। ठीक है, रुद्रदामन को पराजित किया था। तो दोनों अपने अपने दावा करते हैं। हमें यहाँ से ये समझ करके, ये शब्द को निकाल करके ढूंढ के रखना है दिमाग में कि कान्हेरी अभिलेख किसका है? पुलमावी का। गिरनार अभिलेख किसका है? जो गुजरात से मिला है, शक शासक रुद्रदामन का है, जिसमें सुदर्शन झील का वर्णन है। ठीक, रुद्रदामन अपने अभिलेख में क्या किया कि ये कहा कि हमने पुलमावी को 2 बार हराया था, और 2 बार हराने के बाद गिरनार अभिलेख में इसका वर्णन कर दिया। देखिए, सामुद्रिक व्यापार को बढ़ावा दिया और अमरावती स्तूप का इन्होंने विस्तार किया। अमरावती स्तूप जो कि पुष्यमित्र शुंग के समय में बना, भरहुत स्तूप बना था। ठीक है, लेकिन अमरावती स्तूप जो अशोक के काल में बना था, उसको इन्होंने क्या किया? विस्तार किया था। इसके बाद यज्ञश्री सतकर्णी आया। ठीक है, इसके पहले था गौतमी पुत्र सतकर्णी, उसके बाद बलश्री और पुलमावी, अब आया है अगश्री सतकर्णी। अब इसका शासन चल रहा है। यह सातवाहन वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। इसके बाद जो भी आए अयोग्य साबित हुए। इन्होंने पुनः शकों को पराजित करके जो खोया हुआ प्रांत था उसको इन्होंने जीतने का काम किया। ठीक है, शकों पर, गुजरात वाला क्षेत्र पर जो है अधिकार करने का काम फिर से अगश्री सतकर्णी ने किया। यह जल यात्रा एवं व्यापार का प्रेमी था। इसके सिक्के पर जहाज का चित्र बना हुआ था। हम लोग कई बार पढ़े हैं ना कि सातवाहन के सिक्के पर, यही पढ़ते हैं, सातवाहन, है ना, सातवाहन के सिक्के पर या सिक्कों पर किसका चित्र बना मिला है? जहाज, नाव का, है ना, किसका? नाव का, या नाव जहाज कह ले, पानी उसी को कहते हैं। तो नाव का मिला है चित्र, किसके सिक्के पर? सतवाहनों के सिक्के पर। और बेसिकली किसका? तो यज्ञश्री सतकर्णी का, है ना। ये भी ध्यान में रखिएगा। अब सवाल ऐसा नहीं पूछेगा कि किस वंश के सिक्कों पर नाव का चित्र मिला। बहुत सारे चोलों के भी सिक्के पर, चोल डायनेस्टी के शासन काल में बहुत सारे ऐसे सिक्के मिले जिनके ऊपर नाव का चित्र बना हुआ था। तो अब पूछता है कि सातवाहन के किस शासक के शासन काल में जो सिक्के थे जिसके ऊपर नाव का चित्र मिला है वो बताइए। तो अब आपको इस तरह से याद रखना होगा और ये बात को ध्यान में रखना होगा। सातवाहन कालीन संस्कृतियां, यहां से सवाल बहुत बार पूछे गए हैं और ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तो हम लोग सातवाहनों की शासक की उपलब्धि पढ़ रहे थे। अब उनके द्वारा जो शासन काल में संस्कृति चल रही थी, उनके कल्चर जो था उसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी संस्कृति एक मिश्रित संस्कृति थी। किस चीज का? उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों का मिला हुआ था। ठीक है, कैसे? तो आपको मैं फिर से बताता हूं। ठीक है, ये देखिए, बेसिकली इस क्षेत्र में सातवाहनों ने शासन किया। ओके, किस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में सातवाहनों ने शासन किया। यहाँ तो चेदी का राज्य था। किसका? चेदी का। ठीक है, यहाँ पर शकों का शासन था। किसका था? शकों का शासन।
अब ये इधर भी राज्य विस्तार कर रहे हैं, इधर भी, और ये सुदूर दक्षिण में राज्य चोल पांड्यचेरी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था कि ये बीच में था, तो उत्तर भारत से भी कल्चर था इसका और दक्षिण भारत का भी कल्चर था, दोनों का कल्चर इसके यहाँ मिला हुआ था, मिश्रित कल्चर था, ठीक है। प्रशासनिक व्यवस्था में देखें तो सातवाहनों के शासनकाल में सामंतों का आभास सर्वप्रथम सातवाहन काल में ही दिखाई देता है। सामंती प्रथा गुप्त काल में पढ़ते हैं, है ना। सामंती प्रथा आप देखेंगे, सामंती प्रथा क्या होता है मैं समझाता हूं थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए सामंती प्रथा एक्चुअली ये जमीन से जुड़ा हुआ था, लैंड लॉर्ड होता था, ठीक है, मतलब जमींदार कह ले इसको, क्या, लैंड लॉर्ड, माई लॉर्ड कहते हैं ना, तो लैंड लॉर्ड होता था जिसको हिंदी में जमींदार कहते हैं। ये सामंती प्रथा से जुड़ा हुआ, मतलब कि ये सामंत लोग जो हुआ करते थे ये जमीन से जुड़ा हुआ थे, भूमि से जुड़ा हुआ थे, और कहते हैं कि इसके पास अपना सेना होता था। गुप्त काल में साम्राज्य या का विस्तार जो हुआ वो सामंती प्रथा उसमें ज्यादा देखने को मिला। और सबसे बड़े मजेदार ये पिरामिड वाला कहानी है, ठीक है। हालांकि यूरोप में सामंती व्यवस्था और भारत में सामंती व्यवस्था अंतर था। देखिए कैसे था, थोड़ा सा मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं। यहां राजा था, राजा ने जमीन को दे दिया, यहां पर जमींदार लोग थे, सामंत जिसको कहते हैं, ठीक है, सामंत लोग थे, और यही सामंत लोग फिर किसी व्यक्ति को ठेके पर जमीन दे दिया और ये जमीन छोटे छोटे किसानों को दे दिया। तो इस तरह से पिरामिड स्ट्रक्चर था सामंती व्यवस्था, ठीक है, ध्यान में आ गया। ऊपर में राजा, उसके बाद सामंत हुआ करते थे। तो सामंतों का जो आभास हुआ सबसे पहले कहा जाता है कि सातवाहनों के ही काल में देखने को मिला। सामंत की 3 श्रेणियां थी, एक राजा था, महाभोज था और ये सेनापति थी। कितने? 3 श्रेणी थी सामंत में, राजा, महाभोज और सेनापति। मौर्योत्तर काल में राजतंत्र में दैवीय तत्वों का समावेश दिखाई देता है। गौतमी पुत्र सतकर्णी को कई देवताओं से तुलना किया गया है। मौर्योत्तर काल, यहाँ बेसिकली सातवाहन को हम लोग ले ले, सातवाहन पढ़ रहे हैं तो सातवाहन को ले ले, है ना। तो कहता है कि सातवाहन काल में राजतंत्र में दैवीय तंत्र दिखाई देता है। दैवीय तंत्र का मतलब होता है कि अब राजा बड़े बड़े विभिन्न देवताओं की उपाधि धारण करने लगा। क्या करने लगा? विभिन्न देवताओं की उपाधि धारण करने लगा। राजा अपने आप को देवताओं से तुलना करने लगा, ठीक है, इंद्र वगैरह से तुलना करने लगा। तो ये दैवीय तंत्र का आभास सातवाहन काल में शुरू हो गया। सातवाहन काल में जिला को यहार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जिला को यहार। ध्यान रखिएगा, अभी जो जिला है ना उसको उस समय में यहार कहा जाता था। और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासक गौलमिक, क्या कहलाता था? गौलमिक कहलाता था, या एक प्रकार के सैनिक हुआ करता था। सवाल इस तरह से आते हैं कि गौलमिक क्या, कौन हुआ करता था, ठीक है, या गौलमिक जो है किस शासन काल के प्रमुख अधिकारी था? तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासक का महत्वपूर्ण पद था। गौलमिक एक प्रकार से यह सैनिक था जो सैनिक सातवाहन काल में चला। टुकड़ी का प्रधान था जिसमें 9 रथ, 9 हाथी और 25 घोड़े तथा 45 पैदल सेना इसी गौलमिक के अंतर्गत आते थे। ओके, समझ गए? गौलमिक जो था ग्रामीण इलाकों का सबसे प्रमुख व्यक्ति था और इसके पास 9 रथ रखने का आदेश था राजा के माध्यम से, 9 हाथी रख सकता था और 25 घुड़सवार तथा 45 पैदल सैनिक, इतने इसके अधीन हुआ करते थे प्रत्येक गौलमिक के पास, जो ग्रामीण इलाके में होते थे। तो ये एक तरह से कह ले कि सातवाहनों का प्रशासनिक व्यवस्था इस तरह से चल रहा था। अब आर्थिक प्लस मुद्रा व्यवस्था के बारे में बात करें, जिसमें से मुद्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण है। मुद्रा से ही सातवाहन में कई बार सवाल आए। कृषि उन्नति के साथ साथ व्यापार वाणिज्य का भी उन्नति हुआ। कर यहाँ पर 1/6 भाग था, जनरली चले आ रहा था, ठीक है, और कर निर्धारित जो सामान्य लोगों का जो जनरल कर था वही 1/6 था। इसके अलावा कुछ विशेष कर भी यहाँ पर चुकाने पड़ते थे। इस काल में कई शिल्पियों का उद्भव हो चुका था जिसका प्रधान श्रेष्ठिन कहलाता था। क्या कहलाता था? श्रेष्ठिन कहलाता। देखिए, एक तो दक्षिण भारत व्यापारिक के लिए, ठीक है, जल मार्ग से बहुत महत्वपूर्ण था। बंदरगाहें यहाँ कई विकास किए जा चुके थे, है ना।
आंतरिक एवं बाह्य व्यापार का प्रचलन यहाँ पर भी था। जल एवं स्थल दोनों मार्ग से व्यापार होता था। चांदी के सिक्कों की जगह पर शीशे के सिक्के चलाया। प्रतीक सिक्का मानता था जिसको रूपम कहते थे। तो ये एकदम इंपॉर्टेंट बात को ध्यान में रखिएगा कि जो चांदी के सिक्के चल रहे थे व्यापार में, अब चांदी के जगह पर इन्होंने रिप्लेस करके क्या चलाया, शीशे के सिक्के चलाए, है ना। किस चीज का सिक्का चलाया इन्होंने, शीशा का सिक्का जारी किया और शीशे के सिक्के के रूप में इन्होंने। तो कई बार सवाल आए कि शीशे के सिक्के किसके शासनकाल में चले, भाई सातवाहनों ने चलाया। भारत में सबसे पहली बार, इससे पहले से शीशे का सिक्का नहीं चलता था। व्यापार व्यवसाय में चांदी एवं तांबे का सिक्कों का प्रयोग होता था जिसे करसापन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, जो व्यापार वाणिज्य है वहां पर चांदी के सिक्कों प्रयोग किया जाता था और इस सिक्कों को क्या करसापन कहा जाता था। सातवाहनों ने सर्वप्रथम शीशे की सिक्के जारी किया था। मस्तूल लगे नाव इस तरह से मस्तूल लगे नाव जहाज की आकृति जो अग श्री सतकर्णी का है, ठीक है, किसने चलाया, सतकर्णी ने। सोने के सिक्कों का भी प्रमाण मिलता है यहाँ पर। सातवाहनों ने सोने के सिक्के जारी किए थे। हालांकि कुषाण डायनेस्टी को माना जाता है कि भारत में सोने का सिक्का कुषाण डायनेस्टी ने जारी किया था, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ विद्वानों का मानना है कि नहीं, सातवाहनों ने भी सोने का सिक्का जारी किया था, वो प्रॉपर सोने सिक्के का आकार नहीं दे पाए थे। स्वर्ण कहा जाता था। पुलमावी के लेख पर द्रविड़ भाषा, ठीक है, द्रविड़ भाषा का प्रयोग किया गया है। द्रविड़ भाषा द्रविड़ियों का जो लिपि है। रागा एवं पोटिन नामक सिक्का का प्रयोग भारत में पहली बार सातवाहनों के ही काल में हुआ। तो दो बात याद रखिए कि यहाँ पर सातवाहनों के काल में शीशे के सिक्के जारी किए गए। सातवाहनों के शासन काल में सिक्कों पर नावों का चित्र मिला है, जो कि हमने अभी बताया, और श्री पुलमावी के शासन काल के सिक्के पर, है ना, जिससे व्यापारिक या सामुद्रिक व्यापार के बारे में या नौ सैनिक शक्ति के बारे में पता बताता है। सामाजिक संगठन देखें तो सातवाहन दक्कन के कबीलाई लोग थे, परंतु बाद में ये ब्राह्मणीकरण हो गए। पहले ये कबीलाई जीवन में जी रहे थे दक्कन वाले पठार वाले इलाके में, और जब ये राजा बना, स्वतंत्र हो गया, तो भाई अपने आप को ब्राह्मण समझ गए, ब्राह्मणीकरण कर लिए। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने पुनः चतुर्वर्ण व्यवस्था को स्थापित किया एवं वर्ण संकर को रोक दिया। जो वर्ण संकर व्यवस्था थी, एक वर्ण से दूसरे वर्ण में उल्टा पलटा विवाह कर लेते थे, उसको इन्होंने रोकने का काम किया। पितृसत्तात्मक समाज होने के बावजूद भी सातवाहनों ने मातृसत्तात्मक तत्व जो है, सातवाहनों के शासनकाल में मातृसत्तात्मक तत्व जो है अधिक प्रबल थी। हालांकि समाज तो पितृसत्तात्मक थी, लेकिन मातृसत्तात्मक का जो प्रचलन था उसमें यहाँ पर अधिक प्रबल दिखाई देता है। और समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, क्योंकि आप देख रहे हैं राजा के नाम के पहले माताओं का नाम लगाया जा रहा है, ठीक है। महिलाओं को पढ़ने लिखने का पूर्ण आज़ादी था। यहाँ पर पर्दा प्रथा किसी प्रकार से नहीं होती थी। स्त्रियों को, ठीक है, स्त्रियों को भी संपत्ति रखने का अधिकार था। अंतरजातीय विवाह प्रचलित था। अंतरजातीय विवाह, लव मैरिज यहाँ पर हो रहा था, लव मैरिज को बढ़ावा दिया जा रहा था। राजघरानों की महिलाएं बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थी, जबकि पुरुष जो है वैदिक धर्म को प्रश्रय देता था। ये एकदम कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। राजघराने की महिला जो थी वो बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थी। जैसे भरहुत स्तूप वगैरह बन रहा है, यहाँ पर अमरावती स्तूप का विस्तार हो रहा है ना, तो विभिन्न स्तूपों का जो विस्तार हुआ, इसके पीछे कहाँ का कारण था भाई, तो राजघराने की महिलाएं उस चीज में, उस क्षेत्र में दिलचस्पी दिखाई, जबकि यहाँ के पुरुष लोग जो थे वो वैदिक धर्म के प्रति अपना दिलचस्पी दिखा रहे थे। सातवाहन काल में, ठीक है, भूमि अनुदान की प्रथा सबसे पहले हुई। किस काल में? सातवाहन काल में भूमि अनुदान की प्रथा सबसे पहले शुरू हुआ। ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को भूमि देकर के उसे कर मुक्त कर दिया जाता था, ठीक है। किसे किसे यहाँ पर देने के? ब्राह्मणों को देने का काम किया, है ना, और बौद्ध भिक्षुओं को। बौद्ध भिक्षुओं बेसिकली महिलाओं की इच्छा पर होता था, बौद्ध भिक्षुओं को भी देने का काम किया। और ये जो है, जो जमीन, जो पट्टा दिया जाता था सातवाहन की तरफ से, ठीक है, सातवाहन की तरफ से जो दिया जाता था,
इसमें क्या था कि ये कर मुक्त होता था। क्या होता था? कर मुक्त होता था। यहाँ इसे किसी प्रकार के इस भूमि से इन लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता था। और भारत में यह प्रथा सातवाहनों के काल से शुरू हुआ, जो कि गुप्त काल में आगे चल करके बहुत ज्यादा विकसित हो गया। ठीक है, तो यहां तक था हमारा क्या, सातवाहन डायनेस्टी, सातवाहन वंश के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अगला है चेदी वंश। चेदी वंश भारत के अगर मैप में देखें तो आधुनिक अभी किस साइड में, पूरब साइड में, उड़ीसा कलिंग वाला क्षेत्र में है ना। एकदम हूबहू दिमाग में ये सारी बातें आनी चाहिए। चेदी वंश के जानकारी प्रमुख स्रोत राजा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। ठीक है, देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ये वाला चीज, यहां खारवेल कौन है, खारवेल, और इधर है रुद्रदामन। कौन है? रुद्रदामन, याद रखिएगा। ठीक है, इधर जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख है, और इधर जो है हाथी गुम्फा अभिलेख है। क्या है? हाथी गुफा या हाथी गुम्फा अभिलेख। तो रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख? जूनागढ़ अभिलेख। राजा खारवेल का कौन सा अभिलेख? हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, तो राजा खारवेल जो है किस वंश का है? चेदी वंश का है। अब हाथी गुम्फा अभिलेख माना जाता है कि 150 से 51 ईसा पूर्व के आसपास रहा होगा। ठीक है, कहां पर ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख मिला है? भुवनेश्वर के निकट उदयगिरी की पहाड़ी से प्राप्त हुआ हाथी गुम्फा अभिलेख। मोस्ट इंपॉर्टेंट किसका है? राजा खारवेल का है हाथी गुम्फा अभिलेख। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चेदी महाजन पद था, जो कि आधुनिक बुंदेलखंड वाला क्षेत्र था। ठीक है, जो ये वाला बुंदेलखंड तो यही है। देखिए ये चेदी जो है, चेदी एक महाजन पद था 16 महाजन पद में, और ये अभी आप देखेंगे बुंदेलखंड ये वाला क्षेत्र पड़ता है। इलाका कौन सा इलाका पड़ता है? बुंदेलखंड पड़ता है। ठीक है, तो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र था। महाभारत में इसे सुक्तिमती कहा गया था। उस इलाका को, चेदी को, भारत जो महाभारत का कालखंड रहा है उस समय इसको सुक्तिमती कहा गया था। ठीक है, चेदी वंश का संस्थापक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आखिर चेदी था तो चेदी वंश के संस्थापक कौन था? महामेघवाहन। कौन थे? महामेघवाहन ने चेदी वंश की स्थापना किया था, और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा खारवेल हुआ। कौन हुआ? इस वंश का प्रतापी राजा खारवेल हुआ। ऋषभ देव की मूर्ति नंद शासक महापद्मनंद ने कलिंग से मगध ले गया था, जिसे वापस लाने का काम राजा खारवेल ने किया। कहा जाता है कि जब महापद्मनंद जो थे, जब मगध साम्राज्य का राजा बना था, तो उन्होंने कलिंग से, ठीक है, ऋषभ देव जैन धर्म का प्रथम या जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर हुए, ऋषभ देव की बनी मूर्ति को कलिंग से उठा करके महापद्मनंद कहाँ ले गया था? मगध ले गया था। उसी मूर्ति को उठा करके फिर से राजा खारवेल ने वापस ले आया। कहाँ पर? कलिंग। राजा खारवेल जो है, इन्होंने कलिंगाधिपति और कलिंग चक्रवर्ती जैसे उपाधि धारण किया। कौन? राजा खारवेल। राजा खारवेल बहुत शक्तिशाली राजा था, है ना। इन्होंने हाथी सिंह के पौत्र ललाट की पुत्री से विवाह किया था। नाम क्या है? हथी सिंह के पौत्र था ललाट, और ललाट की पुत्री से इन्होंने राजा खारवेल ने विवाह किया था। 15 वर्ष में युवराज घोषित किया गया था, और 24वें वर्ष में ये राजा बन गया था। सोचिए 24 वर्ष, 15 वर्ष में इसको राजा युवराज घोषित कर दिया गया था चेदी वंश में, और 15 वर्ष में ये क्या बन गया था? राजकुमार राजा बन गया था। खारवेल ने नंदों द्वारा खुदवाया गया नहर को तनसूली से कलिंग तक विस्तार किया। कहां से? तनसूली से कलिंग तक। जो नंद वंशों ने जो नहरों को खुदवाया था सिंचाई के लिए, तो इन्होंने उसका विस्तार करके अपने साम्राज्य में लाया, ताकि वहां के कृषि व्यवस्था उन्नत अवस्था में पहुंच सके। जैन धर्म का समर्थक था, और इन्होंने जैन मुनियों को कई ग्रामों को दान में दे दिया। देखिए जैन मुनि होना संभव, जैन धर्म से समर्थक या जैन धर्म का कट्टर समर्थक कहे राजा खारवेल था। और हम लोग जैन धर्म में भी पढ़े थे वहां पर कि जैन धर्म के उत्थान के पीछे विभिन्न राजाओं का भी योगदान था, जिसमें एक राजा खारवेल का भी नाम आता है ना। और राजा खारवेल
क्या किया था? तो भाई ऋषभदेव की मूर्ति कलिंग वापस लाने का काम किया था। भुवनेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? भुवनेश्वर मंदिर का निर्माण राजा खारवेल ने करवाया था। ठीक है। हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करें तो इसके 13वें वर्ष का शासन काल जो है उसके बारे में जानकारी मिलता है, और हम यहाँ पर कोशिश किए हैं कि जो हाथी गुम्फा अभिलेख में इन्होंने विभिन्न अध्यादेश जारी किया था, जिन चीज़ों की घोषणा किया था, मैं एक एक करके इनको यहाँ पर लिखने का काम किया है ताकि समझ में आ जाए। हालांकि इतने डिटेल नहीं, लेकिन जानने के भरोसे याद रखिए दिमाग में कि हाँ हाथी गुम्फा अभिलेख में किन किन चीज़ों का वर्णन है। सबसे पहला जो है, पहला वर्ष जो था इन्होंने जो लिखवाने का काम किया उसमें था कलिंग नगर कर पुनः निर्माण। ठीक है। पहला वर्ष में इन्होंने लिखवाया हाथी गुम्फा अभिलेख में कि हमने फिर से कलिंग नगर को क्या क्या निर्माण किया। अच्छा, ये बात कैसे? क्योंकि सम्राट अशोक ने उसको जीत चुका था। ठीक है। और मगध साम्राज्य में मिला चुका था, मौर्य साम्राज्य में मिला चुका था। दूसरे वर्ष में इन्होंने लिखा कि हम अपनी सेना पश्चिम की ओर भेजा था और कवेणना नदी पार कर, ठीक है, मुसिक नगर में आतंक मचा दिया था। ये दूसरा वर्ष में जो लिखा गया हाथी गुम्फा अभिलेख है उसके बारे में। तीसरे वर्ष में लिखा कि अपने राजधानी में संगीत नृत्य द्वारा उत्सव मनाने की प्रथा शुरुआत कर दी। चौथा वर्ष में क्या था स्पष्ट जानकारी नहीं मिलता है। पांचवें वर्ष में नहर विस्तार का उल्लेख है जो कि मगध नंद राजाओं ने बनाया था और अपने कलिंग तक इन्होंने विस्तार किया। छठे वर्ष में कहा कि हमने 1 लाख मुद्रा प्रजा के ऊपर खर्च किया। ठीक है, क्या किया? प्रजा के ऊपर खर्च किया। 7वें वर्ष के फिर स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। 8वें वर्ष में गोरखगिरी किले को इन्होंने ध्वस्त किया था। इन चीज़ों की जानकारी। 9वें वर्ष में उत्तर पश्चिम के विजय के लक्ष्य में अपने नगर के दोनों किनारों पर महाविजय प्रासाद बनवाया। 10वें वर्ष में पुनः गंगा नदी घाटी पर आक्रमण किया, मगध वाला इलाका पर। 11वें वर्ष में पिथुंड नगर में गधों द्वारा हल जोतने का प्रथा चलाया। तो ये सवाल आया था, ठीक है, एसीसी में कि गधों द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, गधों द्वारा हल चलाने की जो प्रथा थी गधों द्वारा, वो राजा खारवेल ने, किसने किया? खारवेल ने किया था। और इसका उल्लेख किसमें? हाथी गुम्फा अभिलेख के 11वें वर्ष में जो खुदवाया। 12वें वर्ष में जीन की मूर्ति वापस ले आया। कहाँ से? मगध से, जिसको नंद राजाओं ने ले गया था। और भुवनेश्वर मंदिर का भी इन्होंने क्या किया? निर्माण किया। दक्षिण भारत का अभिलेख, ठीक है, दक्षिण भारत का जो अभिलेख जल तथा थल दोनों ओर से पांड्य पर आक्रमण किया था। जो दक्षिण भारत के अभिलेख मिले हैं राजा खारवेल से, उनसे पता चलता है कि देखिए यहाँ पर पांड्य जो राजा थे चोल के बाद वाले, इनको दोनों तरफ से, एक जल तरफ से भी घेरने की कोशिश किया था और दूसरा थल मार्ग से भी घेरने का कोशिश किया था। लास्ट 13वें वर्ष की क्या है? हाथी गुम्फा अभिलेख खुदवाया और जैन भिक्षुओं के लिए गुफा खुदवाने का काम किया। तो ये राजा खारवेल की उपलब्धि, राजा खारवेल से संबंधित 2-3 बातें हमेशा ध्यान रखिएगा। पहला बात ध्यान रखिएगा कि हाथी गुफा अभिलेख राजा खारवेल का है। राजा खारवेल का राज्य शासन उड़ीसा वाला क्षेत्र चेदी वंश से संबंधित था। चेदी वंश के संस्थापक महामेघवंत था। और इसके बाद राजा खारवेल से संबंधित बात को ध्यान में रखिएगा कि भाई राजा खारवेल ने क्या किया था? तो राजा खारवेल ने मगध से जो ऋषभदेव की मूर्ति थी इसे वापस लाया और भुवनेश्वर मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया। ठीक है, ये बात कम से कम ध्यान में रखिए। और लास्ट याद रखिएगा, मजेदार है, ये याद हो जाएगा कि गधों से इन्होंने हल जोतने का काम किया था। क्या किया था? गधों से इन्होंने हल जोतने का काम किया था। ये मजेदार वाली बात नहीं है, इससे समझने वाली बात है कि उस समय में भी गधों का महत्व था। गधे पाले जाते थे। गधे के प्रयोग तो मालवाहक पशुओं के रूप में किया जाता था, लेकिन उसे हल जोतने में भी इसका प्रयोग किया। किसने? राजा खारवेल ने। तो ये जो हम लोग कंप्लीट आज के सेशन में पढ़ा, पुष्यमित्र शुंग से लेकर के चेदी वंश तक, है ना? कहाँ तक पढ़ा हमने? पुष्यमित्र शुंग से लेकर के चेदी तक, ठीक है, चेदी वंश तक पढ़ा। और मौर्योत्तर काल का ये कालखंड रहा था शुंग डायनेस्टी से। ये भारतीय राजा हुए। शुंग वंश
से लेकर के चेदी वंश तक। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसी मौर्योत्तर काल में, ये तो भारतीय शासक थे, कौन थे? भारतीय शासक हुए उत्तर और दक्षिण भारत के, लेकिन इसी समय हमने कहा कि विदेशियों का आक्रमण हुआ और विदेशी शासकों ने भी, ठीक है, विदेशियों का आक्रमण हुआ और विदेशी शासकों ने भी क्या किया? भारत पर अपना राजपाट या शासन चलाने का काम किया, जो कि मैं पहले ही डिस्कस में शुरुआत में ही बता चुका हूं। इंडो ग्रीक से शुरू करेंगे, ठीक है, इंडो ग्रीक से शुरू करेंगे और लास्ट कुषाण डायनेस्टी तक पढ़ेंगे, ठीक है। इस चीज को हमने कहा था कि हम लोग इसको अलग लेक्चर के माध्यम से समझेंगे, एक लेक्चर के माध्यम से हम लोग भारतीय राजाओं के बारे में समझा, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातों की चर्चा किया। और जो बात मैं फिर से कह रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, एकदम एनी हाउ उसको दिमाग में सेट कीजिएगा, आपको किसी ना किसी एग्जाम में जरूर उससे मुलाकात होगी, और जब मुलाकात होगी तो परिचय यहाँ पर आपको दे चुका हूँ हम आपको, ठीक है, उसको ठीक से खातिरदारी करना। चलिए तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।